अभी तो हमने श्री राम जी के बारे में जो नारे भी लगते हैं, महादेव जी के भी बहुत लगते हैं। विश्वास इतना बैठ गया है कि कोई कल्पना ही नहीं करना चाहता कि क्या पता शिव का परिवार हो ही ना ऐसा जितना वो दिखा दिया हो। अगर तो उसके पीछे का लॉजिक अगर और गहराई में जाए। लेकिन उनकी एक्टिविटी भी क्या है ना कि अब शिव जी की कोई भी पूजा करो जैसे, और किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं, मतलब उनको ऐसी कोई बुद्धि नहीं है कैसे नहीं, वो कहते हैं कि जो बस पूजा कर ले, चाहे वो रावण कर ले, चाहे जो मर्जी कर ले। हाँ, तो मतलब फिर बुद्धि का कोई स्थान नहीं है ना वहाँ पे। और दूसरी बात ये, तो उसे चाटुकारिता कहेंगे क्या? नहीं, इस बात को ऐसे स्तुति जो करी जाती है, भक्ति की बात, जो भक्ति है, क्या वो भयवश की गई चाटुकारिता है? देखो, भक्ति तो सीधी सी बात है कि जो भक्ति कर रहा है वो अपने लाभ के लिए कर रहा है, मतलब भयवश कि मेरा कल को या तो कोई चीज से बचने के लिए, कोई समस्या से, या तो कुछ पाने के लिए, जो मैं है तो है ना कि कल को मैं प्रेत ना बन जाऊं, जो भी कुछ भी बहुत सारे उसमें है। वो अजर अमर भी होना चाहता है, या फिर कुछ और पाना चाहता है कि मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रपंच है वहाँ पे। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि वो स्तुति मतलब कि सीधी सी बात है प्रशंसा करना, कि आपने सूर्य नारायण की स्तुति कर ली तो उसमें सारी चीजें लिखी, आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, बस वही क्रियाकलाप है वहाँ। और वो प्रसन्न होते हैं, मतलब लिखते हैं ना, इतने इतने साल तक उसने स्तुति करी, एक पाँव पे खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, तो अब उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। और मतलब ये कैसे देवता है जो स्तुति से प्रसन्न होते हैं और किसी को कुछ भी दे देते हैं, उन्हें नहीं पता क्या कि ये इसका क्या करेगा, इसका योग्य है कि पात्रता, मतलब क्या उनको देखना नहीं आता, या खाली अपना नाम लिए, मतलब जड़ है क्या? अच्छा, कहीं इसके पीछे विज्ञान तो नहीं है? ये जो देवी देवताओं के हमने नाम बना दिए, विज्ञान तो सीधा सीधा विज्ञान लिखना चाहिए ना फिर। नहीं, मतलब आम जनता जो विज्ञान को नहीं समझ सकती, लेकिन वो जानने वालों को पता है कि विज्ञान है जो समाज को दिशा देते हैं, तो वो क्या ये चाहते हैं कि सबका मानसिक विकास हो ही ना, इसलिए इतने लोग को तो ये पकड़ा दो भक्ति। तो ये उन्होंने विज्ञान ऐसे इस तरह से क्यों लिखा जो ऐसे ही लोगों को समझ में आए कि जिन्हें कुछ करना नहीं है। हाँ, तो उनको लगता होगा ना कि इसका इफेक्ट नेगेटिव ज्यादा आएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, मतलब ये ना कि उनको अभी जनसंख्या देखिए, अभी होता, ऐसे समझाना चाह रहे हैं, विज्ञान को समझिए, पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। आदमी जब पॉजिटिव होता है तो वो ज़्यादा 10 कदम पे काम करेगा, 20 कदम पे, 1 किलोमीटर पे, लेकिन जब उसके अंदर कुछ गुस्सा आता है तो 10 किलोमीटर पे जाके रुकता है। तो अर्थात निगेटिविटी को बढ़ाने के लिए कि वैसे तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो चलो कुछ ऐसा करा जाए उठपटांग काम कि वो एक स्थान को छोड़ के जनसंख्या दूसरी तरफ जाके बस जाए। क्या ये इसके पीछे मनुष्य के सभ्यता के फैलने का कोई कारण तो नहीं है? ये जो पूजा पाठ तरीके, वो तो आदमी जब देखता है कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ संसाधन कम है, वो खुद ही फैलने लगता है। लेकिन बिहार में जाके वो तब रहता है जब उसके पीछे कोई दौड़ता है और वो बच के भागता है। आज भी आप देखो कि इंडिया में से बहुत सारे लोग नहीं विदेश जा रहे हैं, अभी भी माइग्रेट होते हैं भाई, जहाँ कहीं और ज्यादा लाभ दिखेगा वो अपने आप माइग्रेट होता है। तो वो तो उसमें वो लड़ने की क्या जरूरत? वो भी लिंक कर सकते थे ना कि इससे बेटर ये जगह है तो यहाँ पे जाके आप करो। अभी तक तो ज्यादातर लोग मजबूरी में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन आ रही है ना। अब पीछे भक्ति का कारण और उस तरह का तो कोई कारण है नहीं कि बाय फोर्स वो यहाँ से भाग के जाए, ऐसा तो नहीं है। वो तो चॉइस करके जा रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में वेदर ऐसा है, जहाँ ज्यादा लाभ दिख रहा है वहाँ जा रहे हैं ना। चलिए मान लेते हैं इस बात को। अब हम जैसे युद्ध हुआ, महाभारत कराई या हुई जो भी है, वो भी एक जगह इंच जमीन नहीं देंगे उसके, उस पर आधारित है, या अपमान पर आधारित है। द्रौपदी ने ये कर दिया, बाल खुले रख लिए, और बड़े बड़े सीरियल बन रहे हैं उस पर। कितनी एनर्जी लग रही है इन बातों के लिए। लेकिन द्वारिका बसाने के बाद कृष्ण जी ने जो मरे थे लोग, उनकी शायद विधवाओं को संरक्षण दिया था, 16,000 को जो भी दिया। आपको फिर भी कृष्ण जी की पूजा आज वृंदावन में सब जगह हो रही है, लोगों को बड़ी मुक्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। वे वहाँ गए हैं, बड़ा सहारा मिला, और घर घर में लड्डू गोपाल भी आ चुके हैं, भोग लगाते हैं लोग। इस विश्वास को, उनकी आंतरिक शक्ति बनते हुए अगर हम देखें तो वो 2 कदम चलते हैं उसके सहारे से। आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो
ऐसे किसी समाज की कल्पना भी कर सकते हैं जो इस तरह आज भी भजन कीर्तन परिक्रमा, और चाहे वह अगर बेस में जाए ना, परिक्रमा का भी बेस समाज को मिलाना रहा था, और जो उनके पेट जम जाते होंगे कहीं पर रहते रहते, वो सब चीजें ना साइंटिफिक रही हो सकता है, वो साइंटिफिक रही। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इसके पीछे साइंस है। तो साइंस है तो सीधे सीधे बोलो ना भाई साहब, ऐसे क्यों करवा रहे हो? अच्छा, मतलब तो चलने के लिए, दौड़ने के लिए तो आज भी गार्डन में योगा होते हैं। साइंस कभी पद में लिखी जाती है। जिम होते हैं, तो वो वहाँ पे उस समय भी होते थे। हाँ, उस समय भी मतलब गाँव में थे, हाँ। भाई एक्सरसाइज होती थी, सारी चीजें। थोड़ी सी एक बात बताओ कि साइंस कभी पद में लिखी जाती है क्या? लिखी जा सकती है? वेदों में तो कहा जाता है कि तो गलत है ना, नहीं हो सकता पद में। नहीं, वेदों के सूत्र तो देखिए, अर्थवेद के सूत्र हैं। समझे नहीं आप? पद का मतलब ही होता है कि तुक्के फिट बैठाने होते हैं। नहीं, जैसे वायुयान का सूत्र जो है वो उसमें दिया है। हाँ, और मतलब भरतहरि के भी बहुत सी चीजों में बहुत से सूत्र हैं जिसमें लोग भाई हम वहाँ पहुँच गए तो सूत्र थोड़ी है फिर। देखो अब ऐसे तो आयरन मैन की कहानियां हैं, हाँ, जो अभी नहीं होती, बस पर्दे पे दिखाई जाती हैं, अभी संभव नहीं है। तो कुछ भी तो होगा। विद्युत बनाने का फॉर्मूला जैसे अगर विद्युत बनाने का होता भाई, अगर उस समय विमान होते तो इंजन फिंजन भी कोई चीज होती, साइकिल वाइकल भी होती कि नहीं होती? मतलब वो कैसी सभ्यता थी कि जिनने विमान तो बना लिया और साइकिल नहीं थी उसके पास, पहिया नहीं था। मतलब पहिया तो था, रथ में वो आए थे। तो रथ वाला पहिया था ना, बैरिंग नहीं थे। बैरिंग की खोज हुई है हवा के बाद में हुई है खोज। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टमेटिक जब हम चलते हैं, हाँ, मतलब तो ग्रोथ होती है, पर करने से होती है। हाँ, बाकी जो जंप दिखता है सिस्टम से ही होती है, ऐसे जंप नहीं होते। हाँ, बाकी जो जंप दिखता है ना, वो कहानियां ही है। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये बन गया लेकिन ये नहीं। चमत्कार नहीं होते। हाँ, नहीं होते। मतलब उन लोगों के पास कागज तक तो था नहीं, लिपि तक तो थी नहीं। और अभी आपने उसको पाली लिपि है शायद, बुद्ध की है। हाँ, बहुत स्तूप बने हैं। हाँ, तो वो ये सब आपस में जो युद्ध मतलब वाक युद्ध चलता है व्हाट्सएप और सब में, अरे ये इसके पुराना है, फलाना इससे पुराना है ना। हाँ, तो ये इसमें से निकली है, संस्कृत इसमें से निकली है। अगर इसको सिस्टमेटिक में, शायद एक किताब वहाँ पे रखे, शूद्रों का इतिहास, उसको कोट करेंगे, अभी लाऊंगी उठा के मैं। अगर हम सिस्टमेटिक चलाएं समाज को, तो सरकार ही चला सकती है। और सरकार की नीयत में ये चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं कि भाई हमें मानसिकता पे बौद्धिक विकास के कार्यक्रम ही चाहिए। वो तो सही सिस्टम में होंगे ना। अभी तो सरकार भी फंसी है कि हर 5 साल में तो उससे वोट लेना है। और लोग वोट देते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आपके हिसाब से अभी तक के जितने भी राजनीतिक हुए हैं भारत में, कहीं कोई दिखाई दिया जो व्यवस्था तो चाहता था पर व्यवस्था का हिस्सा फंस गया था, पर करना चाहता था कुछ अच्छा, ऐसा कोई अभी तक दिखा? मनमोहन सिंह थोड़ा ऐसे तो कई सारे लोग हैं जो चाहते थे, लेकिन अब उनको जो करना है वो कैसे करें उसका नहीं पता, तो कैसे? मतलब लोग अपनी किताबें रख देते हैं बना के, पर उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। देखो किताबें 2 तरह की होती हैं। हाँ, और बड़ा सिस्टमेटिक लिखा, डीएनए की बात है इसमें। किताबों में 2 तरह की चीजें लिखी रहती हैं जनरली। एक लिखा रहता है कि अपेक्षाएं, कि काश ऐसा समाज हो जाए, काश ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ठीक, समझ गए। एक किताबें होती हैं ऐसी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाए, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया एक कुटुंब जैसी हो जाए। उसमें मतलब काल्पनिकता के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रबंधन या कुछ ऐसा नहीं दिया होता। उसमें अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि सपना होता है कि कभी ऐसा समाज हो। अब जैसे हर घर वाले देखते हैं ना कि कल को हमारा इतना बढ़िया घर हो जाए, है ना। कविताओं में अपना कुछ बताते हैं कि समाज में इतना जाग जाए, इतना सा आवाहन कर दिया, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना। हाँ, तो ये एक तो ऐसी किताबें होती हैं, तो वो केवल होती हैं अपेक्षाएं भविष्य के लिए, ठीक है। एक किताबें होती हैं कि ये जो अपेक्षाएं हैं ये पूरी कैसे हो सकती हैं, ये है व्यवस्था का मुद्दा। ये अभी तक, अब जैसे ये किताब, मेरे पास 3 किताबें हैं।
तीनों में अपेक्षा है, जैसे कि हाँ, अपेक्षा तो सब इसमें है राज तिलक है, ज्यादातर गणपत वाली, यादव, ज्यादातर अपेक्षाओं वाली ये युवा बच्चा हम्म, आज आईपीएस है, बन गया, लेकिन ये बनना नहीं चाहता था। जी जी गांव वाले, घर वाले सब कहते थे, और इसका अपना सपना है। मैंने इससे कहा कि क्या तुम्हारा ये सपना राजस्थान के कुछ गांव के लिए है या पूरे भारत के लिए तुम कल्पना कर पा रहे हो? तो फिर उसने यूएलएम वाले ग्रुप में शायद है, कहने लगा कि मैं देख तो नहीं पाता, लेकिन चलिए मैं सुनूंगा ज़रूर। ठीक, ऐसे इन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, डॉक्टर अजय कंसल जी ने, पर मैंने 100 कमरों का नैनीताल में एक रिजॉर्ट टाइप का कुछ बनाया। 100 कमरे कम नहीं होते। हाँ वो तो और मेरे से आप क्या चाहते हैं, मुझे आके बताइए। तो मुझे लगा ये भी एक थॉट है जो दे दिया। हाँ भाई मैन मेड गॉड्स, वही है जो आप बात कर रहे हैं, पर ये कहीं अटक गए हैं। इनके पास प्रैक्टिकली और ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो उन्होंने तो खाली एक ही स्टेप क्लियर किया। हाँ, ये तो एक ही है कि ये भगवान हाँ। ये मनुष्य ने बनाया तो इसको नकारो, लेकिन हाँ। फिर मनुष्य किस दिशा में जाए। हाँ, अब इन्होंने शूद्रों के इतिहास पे बात की। ऐसे ही मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी अभी पीछे, विश्व दर्शन, वो 1930 की लिखी हुई है। उसमें कुछ प्राकृतिक रूप से सूत्र की भाई ये होना ही है, ऐसा करके मनुष्य का स्वभाव, खास उसमें लाइन थी कि प्रकृति तमोगुणी होती है। और उस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे करके जो भी पुस्तक लिख रहे हैं, मैं सबकी बता रही हूँ, तो कुछ ज्ञान हुआ, कुछ अंदर से निकला। तो उन पुस्तकों का कोई लाभ उठा सकता है। मान लीजिए कोई सम्मान, बाहर के लोग सम्मान दे देंगे आपको, या आपकी चीज़ में से निकाल के कोई इन्वेंशन की बात भी हो जाती है कई बार। जैसे कि महात्मा राम रतन प्रकाश जी ने दूरी बताई थी उसमें, तो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में पहले डाला, फिर वो करा, फिर वो दूरी वाला अपने यहाँ पे ले गया, 3 साइंटिस्ट को नोबेल दे दिया उनके कंटेंट से। खैर उनका आध्यात्मिक कुछ रहा था, उनकी साधना थी, साधना में वो जाते थे, पर उसका लाभ संसार को क्या? मान लीजिए वो सच्चा ही मान ले कि साधना में जाके, सूक्ष्म शरीर में जाके किसी ने कुछ ज्ञान लिख दिया, पर उसका उपयोग बस इतना हो गया कि सम्मान मिल गया, नोबेल मिल गया। उपयोग भी नहीं है, और फिर उसका प्रूव तो करो ना कि आपने, चलो जो भी आप बता रहे हो वो उन्होंने प्रूव कर भी दिया, कर भी दिया, तभी उनकी फांसी बची थी, ऐसा उसमें बताया जाता है। प्रूव कर दिया, लेकिन वो उनके नाम नहीं रहने दी चीज़ें, वो दूसरे लोग को नोबेल दिला दिया। ठीक है, वो एक हो गया कि भाई चलो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो दे, लाभानी बात है कि भाई अब देखो गुलाम थे, हाँ, इंडियंस तो गुलाम थे, इंडियंस गुलाम थे, और उनके पास वो सत्ता थी कि भाई वो चीजों को दबा के और मार मचोड़ के और अपने नाम पे कर अपने नाम पे कर सकते उन्होंने कर हैं। लिया। तो वो संघर्ष वही है कि वो हमें चाहिए कुछ, हमें भाई वहाँ पे भी सूरज है, हमें यहाँ भी चाहिए, इतनी दूर से यहाँ का सोना चांदी हम वहाँ ले जा रहे हैं। राज करने आ रहे ठीक है, छोटे छोटे रजवाड़े थे तभी भी, यहाँ पे ही जब 600 से ज्यादा रजवाड़े थे, वो नहीं आपस में लड़ते रहते तभी भी रजवाड़े हमेशा कोशिश करते रहते थे कि मैं दूसरे रजवाड़े, तीसरे रजवाड़े, सबका ऊपर अपना काबू करूं। बस वही चीज अब देशों के बीच में हो रही है। इंग्लैंड कोशिश कर रहा है कि इंडिया पे काबू कर लूं, इंडिया कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पे काबू कर लूं, ऐसे ही चलता रहता है। और इसमें नारी कहाँ खड़ी है? बिल्कुल। हाँ, अब देखो नारी का भी देखो, जब नारी को हमने पुरुष के अधीन कर रखा है ना, मतलब माने जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो आदमी के नहीं, पास पुरुष ने ही बनाई है सारी व्यवस्था। फिलहाल तो आप ये देखिए पुरुष नहीं बनाई ना कि टोटल, चाहे किताबें लिखना हो, चाहे धार्मिक सत्ता हो, चाहे वो छीन झपट के, तो क्या नारी का शोषण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो अपने विवेक को कहीं जागृत न कर ले? नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। शुरू में क्या है कि हिस्ट्री में जो मस्कुलिन था, अब 2 बनाए, ठीक है, जैसे 2 छोर बनाए, तो मस्कुलिन पावर तो किसी एक में ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है, कम होगी। मानो शुरू में नारी में ज्यादा मस्कुलिन पावर दी होती तो भी अभी उसका वो पावर रहता। तो ये तो एक नेचुरल जो फंक्शन है, यहाँ पर इसका भी जो अभी जो समय आया है जहाँ पे लड़कियां इस बात को कर रही हैं, और बहुत से कमज़ोर लड़के भी हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ बॉडी बिल्डअप करी जाए, और लड़कियां भी आजकल अपनी बॉडी बिल्डअप में लगी हुई हैं। ठीक है, बात वो है,
लेकिन जब कभी शुरुआत हुई होगी तो शायद ये वजह रही हो, उस समय शायद बराबर हो शरीर, ये कल्पना मेरे को लगती है। नहीं, नेचुरली ही पहले से ही। चलिए मान के देखते हैं, आप वहां से समझिए जब बिल्कुल वन का व्यक्ति रहा होगा, सभ्यता नहीं रही होगी, तो वहां पर शायद बराबर भी रहे हो अगर, तो भी नहीं हो सकते ना बराबर। थोड़ा मान के 1% मेरी बात को थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट तो दीजिए। आप बोल दीजिए। हाँ, वो भी कल्पना हो जाएगी। आप कल्पना कर तो लीजिए। हाँ। तो उसमें उसने कहा भी बच्चा तो एक ने कंसीव कर लिया, अब उसको मुझे पालना है, तो ऐसा करते मैं इसको देखती हूँ, उनकी आपसी सहमति से रहा होगा कि इसको मैं देखती हूँ, मुझे दूध आ रहा है, तुम चलो जाके भोजन की बाहर व्यवस्था करो। तो बाहर निकले, बाहर धूप लगी, चढ़े वढ़े मारा जो भी है, तो उन्हें लगा भी हमें ताकत चाहिए, उन्होंने फिर वो चीज़ें खाना वो सब क्या, वो ज़्यादा डेवलप हो गए, वो घर में रही तो वो ज़्यादा नॉर्मल कोमल हो गई। इसमें एक अलग चीज है, जैसे आप इसको ऐसे करके समझो कि एक व्यक्ति को मिलिट्री में, आर्मी में कैप्टन बनाना है, ठीक है, लेफ्टिनेंट बनाना है, तो उसको ट्रेनिंग अलग ढंग से दी जाएगी, फिजिकल उसका स्ट्रांग होगा, पावर उसकी फिजिकल लेवल पे होगी ज्यादातर, है ना, और जो भी वर्किंग होगी वो उस लेवल पे होगी। और एक व्यक्ति को मानो कि प्रोफेसर बनाना है, तो उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो कैसी होगी, वो सॉफ्ट होगी, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, ये वो अंडरस्टैंड सब होगा वहाँ पे। तो इस तरह से ही जो हम कल्चर में दो चीजों को बनाया है, इस तरह से प्रकृति भी एक फंक्शन से बनी है, जो नेचर है वो। तो जो नेचुरल मतलब प्रकृति ने ही ये इस तरह का भेद दिया है। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन पुरुष प्रधानता का तत्व तो उसने नहीं पहले से भरा होगा। पुरुष प्रधानता अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं तो खाली रचना की बात कर रहा हूँ अभी तो, शारीरिक रचना। हाँ, शारीरिक रचना, इमोशनल रचना, साइकोलॉजिकल, सब कुछ आ गया, सारी कंप्लीट रचना। क्योंकि अगर मानो कि कोई एक ऐसा एक यूनिट है जिसमें से एक बच्चा पैदा हो रहा है, अब बच्चा है इतना कोमल मासूम, तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए भी हाथ भी कोमल बनाएगा, वो दिल भी उस तरह का कोमल बनाएगा जिसमें दया ज्यादा हो, भाव ज्यादा। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन। चलिए बिल्कुल सही है बात। हाँ, तो अभी जो जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी जो दोनों को समान करे, व्यवस्था के तौर पे, शरीर के तौर पे तो दोनों असमान ही रहेंगे, लेकिन व्यवस्था के तौर पे समान करे, तो जब तक वो फिर ये समानता आएगी नहीं। क्योंकि स्त्री और पुरुष को समानता की कहाँ जरूरत है, स्ट्रक्चर में समानता की जरूरत नहीं, वरना आकर्षण खत्म हो जाएगा, तो वो बायोडाइवर्सिटी तो बनी ही रहेगी। समानता की जरूरत है, जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं हैप्पीनेस के, वो मिले, और न्याय की दृष्टि में समानता चाहिए, स्ट्रक्चर की दृष्टि में नहीं चाहिए, वो तो हमेशा अलग ही बना रहे। न्याय मतलब न्याय का सीधा मतलब अल्टीमेट ये है कि जैसा वो जीना चाहती है उस तरह का, जो उनको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, पुरुष के पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न ही उस तरह से चलती आएगी। तो क्या पुरुष प्रधानता की जो रिजिडनेस है, जो टफनेस है, जो क्रूअल्टी टाइप का जो माहौल है कि वो ऐसे बोलता है, मारता पीटता है, वो क्या ऐसे ही निकला है इससे कि उसको अलग बना दिया है? और फिर इसको मूल में जाएगी। हाँ। हर आदमी क्या होना चाहता है, सुखी, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब जिन चीजों से सुखी होते हैं, अगर वो सीमित है, ज्यादा मात्रा में प्रचुरता में उपलब्ध नहीं है, तो आदमी को ऐसा लगता है कि उसने ये सब चीजें बनाई, पैदा किया, क्योंकि वो ही सेंटर में है, तो उसको लगता है कि इस पर पहला मेरा अधिकार है। और रिस्पेक्ट भी आदमी में ज्यादा रहता है, तो मतलब डिक्टेटरशिप में वो एक तरह से कन्वर्ट कर सके, मैं लेके आया हूँ कमा के। हाँ, वही। हाँ, क्योंकि जंगलों में लड़ना पड़ता था, जानवर होते थे, तो वहां पे जाके वैसे ही रफ टफ हो जाता है। रफ टफ तो एक तो इमोशनली मेंटली तो डैमेजिंग पहले से वही। हाँ। और सेकेंडरी की जब वो इतना रिस्क लेके आता है, तो फिर वो वाला उसे लगता है कि मेरे लिए जो है यहाँ पे थोड़ा वेलकम हो, मैं बच के आ गया, और ये जो हाँ नहीं, और अगर ये नहीं मानेंगी तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मुझे बताना पड़ेगा, जब बाहर इतना कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ। इसीलिए खाना पहले मैं खाऊंगा, जो बचेगा उसके बाद तुम खाना। हाँ, है ना। और फिर उसको रूल्स बना दिया, और जो तुम खाना उतना ही नहीं, उसमें से बच्चों को भी देना, अपने में से, इसके में से नहीं।
तो ये स्वाभाविक रूप से हो गया अभी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ बनी जाती रहे। कि प्रचुरता में सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दे, ताकि किसी को इलीगल और गलत ढंग के तरीके अपनाने की जरूरत ना पड़े। नहीं पड़ेगी तो फिर किसी को नहीं लगेगा कि कोई पुरुष प्रधान समाज है कि स्त्री प्रधान समाज। ये जो देवियां हैं या चलो सारी शक्तियों की मैं बात कर रही हूँ, राधा जी की भी बात करती हूँ। राधा जी में प्रेम की पराकाष्ठा, राधे कृष्ण का नाम ले रहे हैं, ठीक है, प्रेमिका के रूप में लोग कहते हैं। कोई कहता है, आर्य समाज जी कहता है मामी थी, ऐसा नहीं था, योगी राज कृष्ण है, ऐसा बोला जाता है। अब फिर आती है कि बांसुरी बजाते थे, सारी गैयां उनको घेर लेती थी। जब गैयां घेर लेती थी तो पशु पक्षियों पे फर्क पड़ता था। तो फिर वो उस बांसुरी का इस्तेमाल उन्होंने महाभारत से पहले छोड़ दिया था। भूल गए होंगे। लेकिन जब द्वारिका वो थक गए, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि वृत्तांत कि वो थक गए आखिर में, कि कितना लड़ेंगे। सही बात। तो वो परेशान होके द्वारिका में उन्होंने कहा मैं अपनी द्वारिका बसा के दिखाता हूँ। 2 द्वार शायद उसके थे, ऐसा कुछ था कि एक घुसने वाला और एक निकलने वाला। तो वहां पर भी शायद सुदामा पहुंच गए थे, है ना। और आज भी समुद्र में द्वारिका है। और हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बड़े बड़े पर्यटन स्थल बना रहे हैं। द्वारिका के नाम पे भी बन रहा है वहाँ पे, है ना, जहाँ समुद्र में लोग जाते हैं। हम इतने रिस्क लेते हैं, लेकिन मनुष्य गहराई से सोचता क्यों नहीं है? क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं आ सकता कि हम रिसर्च करने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये सत्ता कहीं जोड़े, कहीं समझे? सत्ता नहीं जोड़ेगी ना। इससे सत्ता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? थोड़ा सा सोचो इस मामले में। या नियत पर? नहीं, थोड़ा सा सोचिए। सत्ता पे जो लोग काम करते हैं उनका काम सत्ता बनाना नहीं होता है ना। ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी फैक्ट्री के मजदूर से ऐसा सोचूं कि वो फैक्ट्री के प्रबंधन के बारे में कोई किताब लिखे, ये कुछ ज्यादा नहीं अपेक्षा हो जाएगी? मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो मजदूर हैं, वो सत्ता चलाने के लिए होते हैं। ऑपरेट करना और क्रिएट करना दोनों अलग चीज है। तो लोकतंत्र में का संबंध है इससे? नहीं, इसका बुद्धि से संबंध है ना। भाई रिसर्चर लोग कोई रिसर्च कर सकते हैं, व्यवस्था के मामले में रिसर्चर रिसर्च कर सकते हैं। राजनेताओं का काम थोड़ी ना रिसर्च करना। लेकिन पहले राजा होते थे तो वो क्या करते थे, अपने पास एक एडवाइजरी कमेटी रखते थे। वो तो आज भी है, एडवाइजरी तो आज भी होती है। एडवाइजरी एक अलग चीज है। नवरत्न रखते थे, हाँ, दरबारी रखते थे कि भाई हमें ये पता रहे कि हमारे समाज का मेंटल लेवल क्या चल रहा है। वो तो आज भी होता है। आज भी सरकार के पास में पूरा पक्का विभाग होता है। एक नहीं, हर चीज के होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। है वो भी सब। एक्सपर्ट होने की बात नहीं कर रही मैं, नहीं तो मैं रिसर्च स्कॉलर्स की बात कर रही हूँ। वो रिसर्चर ही होते हैं, सब पीएचडी होते हैं सारे। तो लेकिन अभी ऐसे इस लेवल के पीएचडी अभी नहीं हुए हैं जो इस समस्या का समाधान दे दें। ये है बात। तो सिस्टम ओरिएंटेड थॉट करना, जैसे विज्ञान में भी अभी सारी खोजें थोड़ी हो गई। हाँ। अभी और जब तो बुद्धि का विकास होगा और ज्यादा। आपका दर्शन क्या लोकतंत्र के दृष्टि से इसको हम रिसर्च कहें? हाँ, तो मैंने जो सिस्टम लिखा है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। अभी तो दुनिया में पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिस्टम भी नहीं है। सिस्टम भी नहीं, सिस्टम नहीं, इवन थॉट्स भी नहीं है। थॉट, ये पॉइंट है। यस, ये तो अभी मानते हैं कि यही लोकतंत्र है। इससे अपडेट हो ही नहीं इसे हम सकता। समझ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। हाँ, इससे अपडेट हो ही नहीं सकता, ऐसा ही मानते हैं। अरे भाई, ये आभास मुझे हुआ था हाँ, सन 2001 में 2 में जनवरी में तब हुआ था जब मैंने मतलब मुझे ज्वाइन करा दिया गया था और रक्षा मंत्री जी ने मेरा टिकट कर दिया। अब कर दिया और कहा कि बस जाके वो पेपर साइन करने, उसी क्षेत्र के 2 आदमी लाने थे। मैं गई गांव में, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो मैं गांव गई और मैंने कहा भाई चलिए 2 लोग साइन कर दीजिए। और वो डर के मारे, हाँ यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। कौन गोली मार देगा? कि नहीं अजीत सिंह जी के टाइम पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैंने ये क्या, ये लोकतंत्र है?
मैं वापस चली गई। लेकिन उस दिन से मेरी ना ये दिमाग की खिड़की खुली। मैंने कि लोकतंत्र नहीं, ये तो डर तंत्र है, ये तो भय तंत्र है। और इतने डरे हुए कि हम चुनाव, मैं अधिवक्ता हूँ और मैं फॉर्म नहीं भर सकती, मुझे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप पर्चा भरिए, टिकट दे रहे हैं आपको। उस दिन से मुझे लगा मामला कुछ और गहराई में जाना। पहले न्यायराज में लिखती थी अपने कार्ड पे, कल्पना करती थी कि भाई न्यायराज आ सकता है, पर कितना कठिन है और आम आदमी बिल्कुल नहीं सोच सकता, ये मुझे बाद में महसूस हुआ। और तब मुझे लगा कि इसमें मैं रह के, मैं जैसे मेरा टिकट एक बार बघरा से भी होने के चांस बने अगले ही साल, तो मैं सिर्फ 2-3 सालों में ये सोच रही थी सब परख लूँ, इसे भी देख लूँ, उसे भी देख लूँ, कहाँ कितना, और सबको परख के, और जानबूझ के तो नहीं परखा, पर लोग इधर से इधर ले जा रहे थे तो वो अपने आप हो रहा था। तो मैंने कहा हाँ हाँ करते रहो। फिर पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उस समय कह दिया कि मैं, मंत्री जी मेरे घर पे फ़ोन आ गए किडनैपिंग के और मुझे भगाने की कोशिश की, क्षेत्र से मैं जाऊँ। तो मैंने कहा जाऊँगी तो ज़रूर, पर कुछ तो करूँगी, लोकतंत्र के नाम पे डरना नहीं है। तो घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने, सबने भगवा दिया, मामा सब मेरे पीछे पड़े थे। तो मैंने वहाँ पे जाके बना लिया विचारशील राजनीतिक मंच। कुछ तो सोचेंगे, 10 लोगों से तो बात करेंगे। और सचमुच वो काम किया। गांव-गांव में जैसे बैनर हम हाथ से लिखवाते थे तो लोग ले जाते थे बैनर। तो उतना तो मैं अब अकेली की बात कर रही हूँ जो मुझसे हो पा रहा था, पर पूरे लोकतंत्र की बात जैसे प्रेम जी कर रहे हैं, ये बड़ी ही साधना के बाद ही संभव है। मैं इनको कहती हूँ आप आध्यात्मिक लोकतांत्रिक संत मैं इसलिए कहती हूँ कि लोग इरिटेट हो जाते हैं बात करते करते, लेकिन जब हम किसी दर्शन को बड़ा स्पष्ट स्वीकारते हैं और हम अपने में स्पष्ट हैं तो फिर इरिटेशन नहीं होता। क्लियर कट आपके फॉर्मूले हैं, तो वो आप में वो चीज़ प्रकट हुई है जिसमें कोई दो राय नहीं। और आप गुजरात से हैं, आपके अंदर भी है, तो गुजरात में कृष्ण की बात को पूरा करिए, आप करिए इस बार। आप वर्तमान से लेकर पुरानी महाभारत तक के बीच का क्या संबंध पाते हैं? क्या कहीं लोकतंत्र भी था वहाँ? उसमें एक तो सीधी सी बात है कि वो लोकतंत्र नहीं था, वो प्योर राजतंत्र ही था। वहां पे लोगों को तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब जैसे लास्ट में जब ऐसा मान लो कि डिसीजन हो गया कि भाई युद्ध करना है, तो उससे पहले अगर शांति दूत बन के भी जाते हैं तो वो तो कृष्ण अपनी बात रखते हैं ना कि 5 गांव दे दो। वहां पर कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि प्रजा से पूछा जाना चाहिए कि कौन राजा आपके लिए सही है। ये सवाल ही नहीं है। तो आज श्री कृष्ण की पूजा से कुछ मिल रहा है लोगों को? उस वक्त भी कहाँ मिल रहा था। आज तो क्या हमने इतने जो मंदिर बना डाले हैं, भाई खुद कृष्ण को कहाँ मिला ये बताइए? उनको भी हाँ, तो, उनकी मृत्यु भी, और उनको भी यहाँ से भाग के ही कहीं और नई जगह पे अपनी जगह बनानी पड़ी ना। एक नॉर्मल शादी जैसी चीज के लिए भी उनको कितना स्ट्रगल करना, अपनी बहन भी भाग के, ना वो प्रेम को जी पाए, ना वो प्रेमी बन पाए, ना उनकी राधा जी शांति पा पाई। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर किसी भी व्यक्तित्व को या देश काल की स्थिति को जांचा जाए तो वो कौन से बेस पे जांचा जाए? तो अल्टीमेट बेस तो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है। अगर हम किसी व्यक्ति को महान बोल रहे हैं तो हमें ये जांचना पड़ेगा कि उस महान व्यक्ति ने अपने जीवन के सेटिस्फेक्शन इंडेक्स को कैसे जिया है। क्योंकि अगर आप उसको एक धरातल पे एक बेस पे नहीं लोगे, चेकिंग लेवल के बेस जो होता है वो मेजरमेंट में उसको नहीं लोगे, तो उससे कैसे पता चलेगा कि जब वो व्यक्ति खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जिंदगी से तो वो कैसे पूर्ण हुआ, और कैसे उसके पीछे चलने वाली प्रजा, उसकी फिलोसॉफी को अंडरस्टैंड करने वाली या उसका भजन करने वाली प्रजा कैसे उससे ज्यादा इंडेक्स वाली बन सके। ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व का जो स्थापना है कि राम राज्य की कल्पना या कृष्ण को पूजने के जो भी लोगों को सुख मिल रहा है वो भी उनका एक छोटा सा सुख है। ये सुख जो है, छोटा सा सुख मांगने का, भक्ति का, ये सुख, दरअसल मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक वहाँ पे कुंभ में मैंने न्यायराज पार्टी टाइप से कुछ बनाया था, मेरे कार्ड पे लिखा हुआ था और मैं गई थी।
मुझे किन्नर थे शायद, हाँ किन्नर समाज के कुछ लोगों ने, महिलाओं ने, जो लेडी होती है ना उस टाइप की, बुलाया था कि मैडम आपका न्यायराज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैं दूसरे, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो मैं दूसरे उसमें घुस गई, तो अघोरियों में मैं चली गई और वहाँ पे बैठी। तो मैंने जिज्ञासा हुई कि देखूँ, तो वो करने लगे ऐसे ऐसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा ना मेरे ऊपर सब करने लगे, तो मैंने झट से कार्ड उनको पकड़ा दिया। कार्ड पकड़ा दिया तो उन्होंने ऐसे ऐसे करा कई बार, फिर वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बोले हमसे पूछिए, हमारा आधार कार्ड नहीं है, हमें न्याय मिले। मैंने कहा कि कोई व्यवस्था है क्या आधार कार्ड ना बनने की, आपकी पहचान खोने की, आपको कहीं से प्रकट किया जाता है? क्या पता। क्या पता, बिल्कुल। कहानियां तो हमने ऐसी सुनी है। मैंने कहा भाई कहीं पहाड़ों से आप लोग आते हैं अचानक से तो आपको, हाँ आपको फिर होने की, हाँ। लेकिन फिर उन्होंने मेरे कार्ड पे बहुत बार फ़ोन किया और कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहाँ भक्त के आए हुए हैं पर हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत पहले वाले उसकी बात है शायद। तो मेरे दिमाग में बात आती है कि जो अघोरी, आप तो साधु रहे हैं, आपने साधु समाज देखा होगा, स्वामी दयानंद जी भी साधु रहे पहले, आखिर में उन्होंने आर्य समाज बनाया और आर्य समाज में राष्ट्र की प्रार्थना करके लोकतंत्र को यज्ञ के माध्यम से थोड़ा सा नियोजित किया कि वैसे तो लोग मिलेंगे नहीं, चार को तो बैठाया जाए। दयानंद जी तो लोकतंत्र की नहीं, वो तो राजतंत्र की ही बात है। कौन? दयानंद जी नहीं, राजतंत्र की बात नहीं करते वो, नहीं करते ना 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 ना, यहीं पे तो चूक है उनकी कोई भी आप वो देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, एक सेकंड सामने है, एक सेकंड। इसमें एक छठा समुल्लास है, आप भी पढ़िएगा। इसमें जो शून्य खर्चे का चुनाव वाला कॉन्सेप्ट है वो है। दरअसल इसमें हुआ क्या है कि लोगों ने आर्य समाज के संगठनों की शक्ति से राजनीति में तो जो करा सो करा, लेकिन जब इसके संगठन पर रोक लगा दी गई 1907 में बताते हैं, अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो बड़ा काम कर जाएगा, तो लोगों ने फिर चुप रहने शुरू किया, खाली इसको धार्मिक वाला कर लिया, बाकी छोड़ दिया। तो इसमें आप भी पढ़िएगा, इसमें छठा पढ़िए, क्योंकि बिना उसके मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं ये इस नाम से बताना चाह रही हूँ, आपने कहा कि राजधर्म, लेकिन राजधर्म में जो बन जाए, मान लीजिए लोकतंत्र में जिसने राजा चुन लिया, क्यों, ठीक है, लेकिन उसको सबका ध्यान रखना है। अब आपने कहा कि इस व्यवस्था से ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप राजा हो गए, प्रेम जी राजा हो गए, मान लीजिए 10 लोगों ने, 50 लोगों ने कहा आप राजा है, तो आप हित में आपने दर्शन दे दिया, ठीक है। जब आपने हित में दर्शन दे दिया तो इसे लागू करना पड़ेगा, वहां तक हम आ सकते हैं। अगर आर्य समाज ये सारी छठे सामुल्लास को पढ़कर और आपके सर्वे भवन्तु सुखिना के सूत्र को और जीवन दर्शन को सुन के समझ के, अब चूंकि वर्तमान में हमारा चुनाव प्रणाली है तो उसमें हम शून्य खर्चे के चुनाव को देकर और सर्वसम्मति से सारी चीजें कर लें। तो इसमें कैसा दे रहे हैं कि वो के प्रजा राजा चुने? नहीं, ऐसा तो कुछ है। वो खाली राजा की एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा जो इटसेल्फ राजा अपनी तरफ से ऐसा मतलब प्रजा के लिए सोचने वाला। हाँ, मतलब ये है कि यहाँ तक चुनने के लिए, मान लीजिए एक सेकंड, वही मैंने कहा कि मान लीजिए 50 आर्य समाजें कहती हैं कि भाई ये राजा प्रजा की सोचने वाले हैं, प्रेम जी, ठीक है भाई, प्रजा के बारे में ये आपको एक और चीज़ इसमें दिखा दूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है, और वो आर्य समाजी नहीं जानते हैं, जानते हैं तो मानते नहीं हैं। वो एक लाइन और पढ़ा दूँ जरा आपको, और इसी वजह से पतन हो गया आर्य समाज का। इसमें छठी लाइन में देखें, जो कि लिखा हुआ है स्वामी दयानंद जी का, वो चीज़ स्वामी दयानंद जी ने लिखी है, ये देखिए, आप पढ़िएगा यहाँ से, मनुष्य का आत्मा, ये मनुष्य से पढ़िए, ये अलग 2 पैराग्राफ पढ़िएगा, पढ़ के तो बोलिए। हाँ, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और विद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है।
परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करे। पॉइंट सही है, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। ये अपेक्षा ही तो कर रहे नहीं, हैं अभी और पढ़िए, लोग। अच्छा और एक लाइन और पढ़िए। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शक व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल हो जाएगा वो मत। हाँ, वो मत। ये जो लाइन है ये आर्य समाजियों को बताना है कि अगर ये मत लोकहित का है तो ये इसमें संग्रहित होगा। ये है पॉइंट, साफ लिखा है। अगर आप ये अपडेट होगा, मतलब मेरे से जितना दक्ष है उतना तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर भविष्य में इससे भी बेहतर है हाँ, कोई चीज, कह दिया ना, तो वो ही सत्य है, परम सत्य है। ये लाइन आर्य समाजियों को याद दिलानी है कि आप उनकी भूमिका से पढ़िए कि वो भूमिका क्या है, भूमिका क्या है। यहाँ मैं कह रही हूँ कि ये चीज सबसे बड़ी है जो इन्होंने खुद लिखी है। नहीं, ज्यादातर जो लोग रिसर्चर है वो मूल में है, वो तो ऐसा ही क्लियरिटी का ऐसा ही हर जगह लिखते हैं। बस उनके फॉलोवर जो होते हैं वो बैठ जाते हैं कि बस इतनी प्रेम है। तो मुझे लगता है कि कहीं कुरान में भी लिखा गया होगा, सभी जगह लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। कुरान में तो शायद नहीं हो, क्योंकि वो तो इसमें तो सीधा आदेश है। चलिए, तो चलिए हम इसको मानते हैं कि हम, चूंकि वर्तमान में आर्य समाजी हमारे पास हैं, हम इस बात को उनके सामने ले जाकर याद तो दिलाएंगे कि भाई संग्रहित कहाँ करा आपने, किसको कहेंगे आप अल्टीमेट। हाँ, और उस सत्य को संग्रहित कराने में करिए कुछ। हाँ, ओपन मंच है ना। हाँ, तो हमारे लिए एक मुद्दा मिल गया कि अब हमें इनसे कम्युनिकेशन लिखित में करना है। वो तो ये नहीं भी लिखा और नहीं लिखेंगे तब भी है, आपकी तरफ से है। हाँ, उनकी तरफ से नहीं ना। देखिए, तो सुनिए मेरी बात। रामपाल जी महाराज हों, चाहे ये मैसेंजर ऑफ गॉड वाले हों, चाहे जो भी हों, चाहे, है ना, लेकिन वहां कम्युनिकेशन नहीं है। शंकाओं के समाधान है, तेरा दुख ऐसा है, खड़ा होके तू उसे भी ले आना नामदान के, तेरा भी बाबा जी कल्याण कर देंगे, तू उसे भी ले आना। तो घर में से 50,000 रुपये महीना के देने शुरू कर, यहाँ बनेगा। तो एक तरह से जितने भी बाबा राधा, मतलब जो भी सत्संग है, उनके लिए क्या लोकतंत्र मायने नहीं रखता है? उनके लिए तो अपनी दुकान तंत्र है ना, उन्हें क्या लेना, तो अपने लाभ से मतलब। क्या कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रहे समाज का? तो समाज का तो कर ही रहे हैं, तो अपना फायदा कर रहे हैं ना, अपना। नहीं, कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे कि सुनिए, बाबा जी जो इस पे थे वो बैठना नहीं चाहते थे गद्दी पे, ठीक है, ये नौकरी कर रहे थे, बिल्कुल नहीं बैठना चाहते थे और नाराज रहे बहुत देर तक, 2-3 साल नाराज रहे लोगों से कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, ठीक है। फिर सबने प्रेशर बनाया, जनता ने, कि भाई हमें आप चाहिए, तो फिर बैठे। तो क्या जनता जैसा चाहती है वैसा करना गुरुओं की मजबूरी होती है? नहीं, मजबूरी का नाम तो इसको ऐसे करके नहीं दे सकते हैं। बस ये है कि भावावेश में जब जनता कुछ चीज मांगती हो, और ये क्योंकि देने में सक्षम होते हैं तो वो चीज करते हैं। अगर जनता कल को ऐसा मांगेंगी, इकट्ठी हो गई, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा मांगेगी कि भाई आपको मांस मिट्टी हमारे साथ में बैठ के खानी पड़ेगी, तब वो नहीं मानेंगे। तो ये तो अपनी इंटरेस्ट और मैचिंग की बात होती है कि वो कब तक प्रजा को ध्यान में रख के कर सकते हैं। लेकिन ये कोई लोकतंत्र वाली बात, इसमें लोकतंत्र नहीं है, ये तो भावतंत्र है। मतलब लोगों तो फिर जो पार्टी, जैसे राजा लोग, जो पार्टी के लोग होते हैं या सत्ता के लोग होते हैं, तो ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ होती है, उस भीड़ तंत्र को इन्फ्लुएंस करने के लिए मंचों पे जाते हैं, तो कहते अरे, तो एक आदमी अगर 5 लाख की भीड़ है तो 5 लाख को बस ऐसे इशारे में वो सपोर्ट कर देता है। तो वो जो लोकतंत्र है, जो जिंदा प्राणी है, जिनको अलग से भूख लगती है,
जो अलग से गालियां देते हैं कई बाहर निकलते ही सत्संग में से, या बार्गेनिंग करते हैं, या घर में आते ही फिर से कलेश शुरू करते हैं, ये कैसा मतलब हिसाब किताब है, ये कैसा तंत्र है जो किसी की जागृति नहीं हो रही है? क्या कुछ विशेष तरह के लोग होते हैं जो इस भीड़ में अपने को सुरक्षित पाते हैं? देखो, ये तो है कि सबका दिमाग अलग अलग लेवल का होता है। नहीं, इतनी भीड़ का तो एक सा है। नहीं, ज़्यादा भीड़ में भी सबका ही अलग अलग होता है, और कुछ लोगों का विशेष दिमाग होता है, वो कुछ रिसर्च कर पाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए सारे स्टेट से गया, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं वो, वहाँ पे भी लड़ाई हो जाती है आपस में उनकी। हाँ, तो वो तो लाभ हानि के लिए ही होते हैं। नहाना था, ये करना था, और जैसे ही सत्संग में बैठेंगे जाके सारी दुनिया का ज्ञान, सारा प्रेम, आंखों से आंसू बहते हैं गुरु जी को देख। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो टाइप ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटी कह लो या दिमाग का क्षमताएं कह लो, ये कहीं ब्लॉक होती है, या डर के बाद, ये स्वीकार करने के बाद कि हम इनके सहारे हैं, एक सहारा ढूंढा तो फिर बिल्कुल दिमाग ख़त्म हो जाता है? तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी या लायबिलिटी, क्या हम लोकतंत्र में उसको कम्युनिकेट करना चाहिए? अगर कोई एक्टिविस्ट, हम आप जैसे लोग हैं, क्या कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से कि भाई? कम्युनिकेशन तो सबसे करना चाहिए ना, जो भी कोई करने को राजी हो। हाँ। उनसे सबसे, और जो नहीं है राजी, जबरदस्ती जाके भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसे क्यों दुखी कर रहे हो, नहीं है उसका इंटरेस्ट। ओके। तो जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो, पत्राचार हो सकता है। पत्राचार तो एक बार कर ही सकते हो एज ए इन्फॉर्मेशन कि भाई ये हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसे इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो एक बार तो आप कर ही सकते हो। एक बार पत्राचार कर, तो यूएलएम का पत्राचार मुझे लगता होना चाहिए। हम लोगों का तो ओपनली होता है ना। नहीं, हम लोग तो वो बना देते हैं। वो लोग देखिए, लिमिटेशन बाय, मुझे नहीं लगता उस मंच से पहले, मतलब उससे पहले, ओपन से पहले, जो बहुत बड़े ज़्यादा अपने एक उसमें है, ऑरा में है, उनको रिटर्न में पहले भेजा जाए, परमिशन ली जाए। कर सकते। आगे जब होंगे हमारे पास ऐसे लोग, तो कोई ना कोई ये काम भी कर देगा कि सबको पत्राचार दे के फिर मिलना, इसमें आवश्यक है बहुत ही। ये मेरी बहुत रुचि का काम है, क्योंकि मैं तो आप कर सकते हैं, अकेले ही करती थी बहुत बार। तो आप तो कर ही कहते हो। उसको मैं कहती थी कभी कंटेंट है वो, चेतना पत्र कहती थी मैं उनको, चेतना पत्र। यूएलएम की ओर से आप जिनको भी पत्र लिखना चाहें, हाँ, जहाँ तक भी आप पहुँचा सकती हैं, किन्हीं को भी लिख सकती हैं, उन्हें इनवाइट कर सकती हैं। तीनों चीजें के लिए इनवाइट कर सकते हो। एक तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी, कि हम लोग आपके वहाँ पे आके भी आपका इंटरव्यू करें, क्वेश्चन आंसर वाला। सेकंड में कि अगर आप आना चाहे लाइव में, जिसमें तो भी आ सकते हैं, ओपन में भी आ सकते हैं। और अगर बिना इंटरव्यू, मतलब बिना रिकॉर्डिंग के भी बात करना चाहे तो ये थर्ड तो भी है। क्योंकि कुछ लोगों को ये है कि हम शेयर तो करेंगे आपसे, है ना, पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हम ये तीसरे वाले में भी क्यों इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जनता इसको देख रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ने डिस्कशन करना शुरू किया अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों से, तो उसका एक हमारी तरफ से जो एक है, ये स्टडी है कि एक्चुअल में वर्तमान में इस क्षण में इस टाइम में किसके दिमाग में क्या क्या फिलोसॉफी, क्या क्या आइडियाज चल रही है, ये जानने का विषय हमारा भी रहता है। इसलिए ओपन मंच में दोनों चीजें होती है, क्योंकि हमें सटीक रियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि किनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। हम किस लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, तो इसलिए उस प्रैक्टिकल आधार को जान के हमें डील करने में आसानी रहती है। तो अभी बस हम इसमें तो मेरे ख्याल से जातिगत व्यवस्था से भी हम बाहर आ जाएंगे। जातिगत में तो हम इससे भी बाहर आने, मतलब ये जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये अपने आप में, हाँ, ये अपने आप में कहाँ तक है और इसका लाभ नहीं लिया गया, ये भी मैं बता दूं। बाबा अम्बेडकर जी ने अगर सचमुच वो पढ़े लिखे थे, तो गुजरात के ही में भी वो बड़ौदा के राजा ने उनको भेजा भी था, वो वहाँ गए भी थे। हाँ, वहीं पर ही इनसे पहले दयानंद जी ने काम कर चुके थे, जो भी कर रहे थे, और छापा खाना इनका बन चुका था। वो तो 1920 के आसपास आए हैं, 15 में, ये 1875 में हो चुका था काम।
तो उन्होंने तो ये भी टंकारा से ही है ना, गुजरात से, वो भी टंकारा से ही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनकी रुचि जो कि जो काम तब नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्वेलम जो है वो कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहा है जो तब अंबेडकर जी ने दयानंद जी को पढ़ने में भी नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि देखो, हाँ, जो टाइम पे जो लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक वर्ग भी पूरा जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। अगर आप उस टॉप लेवल के व्यक्ति के साथ के अंदर जो रियल डेटा है उसके साथ में इंटरेक्शन करते हो, और अगर वो एक्चुअल में कॉन्शियस है, तो उसका एक दूसरा प्रभाव भी शुरू होता है कि उनके वर्ग में ये चीजें जाने लगती है, और फिर वहां पे भी क्वेश्चन आंसरिंग और बहुत सारी चीजें, तो ये मथना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये नहीं है हाँ, तो फिर क्या आधा अधूरा है सब, आधा अधूरा, और वैसा संविधान जो है वो उन वर्गों को कवर नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए पहली समस्या ये थी कि भी जाति से बाहर निकल सकते हो, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफी कवर कर जाता। ठीक, अब रही बात ये कि राजा कैसा हो या सत्ता कैसे लोगों के बीच में जाए, तो वहाँ पर भी जब 14 घरानों ने 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 3 महीने तक देश आज़ाद रहा, और फिर से 14 घरानों ने अंग्रेज़ों को बुलाया। तो जब उस समय पर 14 घराने एक बात कर सकते थे, मिलके लेटर लिख सकते थे, तो क्या आज जो अवशेष है राजघरानों के, क्या आज नहीं किसी व्यवस्था के लिए वो कर सकते हैं? शत्रु को तो बुला के उन्होंने फिर से कब्जा करा दिया। क्या यूएलएम की बात कराने के लिए उनके अंदर का जमीर नहीं जागना चाहिए, जैसे कि राजस्थान के भी या करनी सेना के लोग हैं? इसमें जमीर की बात नहीं है ना। जब ये बात उन तक जाएगी और उन्हें अपना लाभ दिखेगा तो उसके लिए करेंगे। इस व्यवस्था को लाने के लिए भी जिन्हें अपना लाभ दिखेगा वही करेंगे, और तभी करेंगे, और नहीं, तभी करना भी चाहिए। इसमें लाभ दिखने के लिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं करनी सेना की, आजकल कुछ राजघराने जुड़े हैं, उनके हित जुड़े हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनका आक्रोश है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हाँ, और सारा ठाकुर समाज उसमें शामिल है। तो जब ये व्यवस्था उन तक पहुंचेगी तो उन्हें इसमें अपना लाभ नजर आएगा ना, कि जिस बात के लिए वो जोर मांग रहे हैं इससे तो बड़े आसानी से पूरी हो जाएगी। तो वो नहीं, तो चुनाव में उतरना पड़ेगा उनको नहीं उतरना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसे समझना पड़ेगा कि भाई ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, सबके काम की चीज है ना। अब फिर ये आएगा कैसे, तो ये भी इसमें बताया गया कि ये कैसे आएगा, तो फिर उसमें जुट जाना है, उसमें लग जाना है जिसका जैसा। तो क्या कुछ विधानसभाओं पर ऐसा हम कर सकते हैं? विधानसभाओं पर नहीं, ये लोकसभा पे कर सकते हैं। किसी एक लोकसभा में अगर प्रचार कर दिया जाता है, से कुछ नहीं होगा। कम से कम 400 लोकसभा। अच्छा, हमें जीतनी है उतनी तो। ओके, कम से कम अगर पहली बार शुरुआत होगी तो 400 में शुरू होगा। हाँ, तो हम जब जाएंगे तो हम लोग तो तभी जाएंगे इलेक्शन में जब आधे से अधिक लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई ठीक है, हम चाहते हैं, हम वोट करेंगे इसके लिए। बस। तो इस व्यवस्था के नाम पर हमें वोट मांगना है केवल। हाँ। और कोई इसके लिए तभी वोट करेगा ना जब उसे अपना लाभ दिखेगा। और इसमें खर्चा पानी प्रचार वाला मनुष्य खुद उठाने के लिए तैयार होगा। वो तो ऐसे कई लोग हो जाएंगे बीच में जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो वो कर देते हैं। उसके लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम शून्य खर्च वाले को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। और हम लोगों का कोई ऐसा विशेष खर्चा होगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि तरीका दूसरा है। हम ज्यादातर तो ऑनलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ही हम जा रहे हैं ज्यादातर। और अभी भी आप देखो कि ये रियल डेटा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। हमने अब तक YouTube को एक भी रुपया हमारी तरफ से नहीं दिया है कि YouTube को हमारे प्रमोट करो या कुछ भी। ये पब्लिक टू पब्लिक ही ये प्रमोट हो रहा है। व्हाट्सएप थ्रू या इंस्टाग्राम के या मैसेजिंग थ्रू पब्लिक शेयर कर रही है और वही बढ़ रही है धीरे धीरे। मतलब बड़ी आसानी से जो हो रहा है वो, हाँ, मतलब थोड़ा टाइम इंटरवल ले रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि जो बोलते हैं ना कि भाई जो खिचड़ी पकती है तो धीरे धीरे वो स्वाद वाली होती है। वो स्वाद वाली होती है। तो ऐसे क्या है कि ये जो हांडी का जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक आज अभी कल परसों की बात है, यंगस्टर है एनालाइजर के करके यूट्यूब पर स्टार्ट की, और मैंने आज भी ग्रुप में मैसेज डाला है कि भाई ये जो यंगस्टर है, ऐसे बहुत सारे युवा हमसे जुड़ रहे हैं
और भविष्य में ये लोग ट्रांजिशन करने के लिए सिस्टम को, नई सिस्टम में बदलाव करने के लिए धरातल पे काम करेंगे। और अभी ये जो यंगस्टर इसको समझ रहे हैं उसमें से काफी आपको नेता के रूप में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने बात उठाई है, तो जब इनके साथ में मैंने बातचीत करी, जब उन्होंने पहला वीडियो बनाया और मुझे बताया, मैंने बातचीत करी कि आप इस चीज को मतलब कब से यूएलएम से जुड़े हो, तो उन्होंने बोला कि मैं लगभग 1.5 साल से इसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये टाइम इंटरवल मांग लेता है, ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा कॉन्सेप्ट है एकदम। तो इसको पूरा अंडरस्टैंड करने में, और खास करके खाली व्यवस्था को नहीं, दर्शन को भी साथ में समझने में एक टाइम चाहिए, क्योंकि वो एकदम पूरा विस्तृत है और एकदम डिफरेंट है। जो अब तक फिलोसॉफी चली आ रही थी उससे कट ऑफ होकर पूरा डिफरेंट है। तो इसलिए जो धीरे धीरे जो लोगों में जा रहा है ना, वो एक्चुअली बेस्ट वे में जा रहा है, ताकि वो उससे डाइजेस्ट कर ले। हाँ, पूरी तरह। बस अब इसमें क्या है कि लोग की संख्या बढ़े ना बढ़े, हमारा फोकस ये है कि जो 1% लोग है जो कॉन्शियस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, और जो अपना भी कुछ चला रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उनको क्लैरिटी हो, क्योंकि उनको क्लैरिटी होने से उनके साथ में जुड़े हुए पूरे वर्ग को क्लैरिटी हो जाए। ये मैटर है। इसमें जो विशेष बाधा मुझे लगती है कि महिलाएं अभी शुरुआत में कहीं ज्यादा इसमें शायद दिख नहीं पाएंगी। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगता, चाह के भी नहीं दिख पाएंगी, क्योंकि उन तक इसका अप्रोच उतना होता नहीं ना। अभी ज्यादातर महिलाएं कहाँ रहती हैं कि वो टीवी पे सीरियल वगैरह देखती नहीं। मैं उसकी नहीं, एक्टिविस्ट महिलाओं की बात कर रही हूँ। एक्टिविस्ट में वैसे ही कम है ना, कम है, संख्या ही कम है। या जो राजनीति में है ज्यादातर वही है जो अपने परिवार के द्वारा पोषित हैं और उन्हीं की फिलॉसफी को वो कर रही हैं। एक्टिविस्ट आपको आदमी में 100 मिलेंगे तो महिलाएं 5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 5 भी नहीं। उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है कि भाई खाना बनाओ, ये करो, घर का काम करो, और ज्यादा से ज्यादा बस तुम पढ़ लो, डिग्री ले लो, बहुत है। वो डेटा ही पहले से सूचनाएं डाली जाती है। तो कुछ ही जो स्पेसिफिकली उनका फ्रेमवर्क ही कॉन्शियस वाला है, बस वही अपना रास्ता बना के निकल सकती है इसमें। तो उसमें मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं यूएलएम में, उन सब की महिलाएं लगभग सभी समझ रही हैं। है ना? क्योंकि भाई देखो, हस्बैंड कोई चीज समझेगा, बंदा समझेगा, तो वो कहीं ना कहीं घर में उस चीज को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें एक सुलझाव है ना। तो इसमें बहुत सारी भाषा भी बदल जाए, भाषा के भी बदलने के चांसेस हैं। तो ये एक तरह से एक सभ्य समाज की तरफ भी बढ़ने में आसान है। और देखो, हमारी चीजें इतनी लॉजिकल है कि सामान्य व्यक्ति जब इसको धीरे धीरे मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक बदलाव दिखता है, अपने आप दिखता है। हाँ। जो गुरु नहीं कर पा रहे, वो इससे हो रहा है। वो घर में रह के भी उसका हो जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करूंगी कि सुबह आपको अपने पिताजी से नीचे मिलवाऊं, जैसा भी वो समझ पाए। प्रयास तो मैं करूंगी। हाँ, रात कोई बात नहीं। देखिए, मैं जब पहले शादियों में जाके बच्चों से बातें करती, जैसे घर में शादी हो रही, ठीक है, बच्चों को घेर के बैठ जाती, तो मेरे को आदत है। मतलब जब कोई एक्टिविज्म नहीं था तो भी मेरे घर पे जो भी लोग आ जाते थे, गांव से कोई आ गया, बैठ के पूरी रात बात करना। नहीं तो बढ़िया है, मजा आती है। हाँ, हम लोग भी रात के सुबह उठ के चाय पियेंगे एक्चुअली कहे तो बना के तब लेटेंगे। हम लोग भी हिंदू जी रात के राजा है, मतलब 2-3 बजे सोते हैं, तब तक हम कोई ना कोई टॉपिक को लेकर अच्छा, आजकल जो लोग कहते हैं ना, इसमें एक नियम है आर्य समाज में, सब सत्य विद्याओं, पहला नियम है आर्य समाज का। तो उसमें सत्य विद्याओं को कहा जाता है कि जो दिन में, और जो तांत्रिक विद्या है रात की होती है, मतलब ये सब। तो उसमें कहा कि सत्य विद्या पे रहो, असत्य पे मत रहो। उसको तो एक तरह से जबरदस्ती लोग आजकल कहा जाता है ना कि अरे फलाने का तंत्र कर दो, ये मिल जाएगा, उसके सुख में आग लगानी हो तो ये भेज दो। तो आपके सुख की कामना में ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है रात में जब चिंतन होने लगेगा तो भूत प्रेत भी सुन रहे होंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर होते हो, कोई मानता हो तो वो पॉजिटिव सोच सकता है ऐसा। एक्चुअली क्या है, हम दोनों ने खास करके ऐसी पैटर्न क्यों बनाई है कि आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें आप देखो तो सुबह 9-10 बजे तक इतनी चहल पहल रहती है
और जो शांति का टाइम पीरियड है ना वो 10 बजे के बाद का है, जब लोग ऑफिस में जाके अपना काम करने लगते हैं और रसोई में भी आप देखो तो महिलाएं चली जाती है तो अपना काम में लगती है। तो मेरी टाइम से जो प्रॉपर सुबह है ना सुकून वाली वो 10 बजे के बाद शुरू होती है प्रैक्टिकली। और शाम को भी आप ऐसा मान लो कि 9-10 बजे तक जो चहल पहल है वो शांत हो जाती है। तो दूसरा जो वर्किंग टाइम है ना वो शुरू होता है रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे 1-2 बजे तक, जो जब तक नींद थोड़ी सी आए तब तक का ये कंफर्टेबल टाइम। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जागृत अवस्था आते ही जो असली योग निद्रा है, जो स्वामी रामदेव नहीं सिखा पाए, वो योग निद्रा होती है कि कम से कम घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है और सपने भी आपको उसी तरह के आने लगते हैं, डीप में चले जाते हैं। और वो सचमुच ऐसा क्यों लगता है मुझे कि वो किसी में भी संभव है। हाँ, तो ऐसा है क्या? स्वस्थ जीवन होगा ना, जैसा तो आप चाहें वैसा जीवन वो होगा, चार्ज होगा, अपने आप ही वैसी नींद आएगी, ऑटोमेशन में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी तो मेंटल इमोशनली डिस्चार्ज हो रहा है यार, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी बैटरी खत्म हो जा रही है भाई साहब। बिल्कुल, तो आते आते तो उसका ऐसा हो जाता है कि अब तो भाई पढ़ो और 10 घंटे सो तब जाके ये कवर होगा। और नारी से आपकी अपेक्षा क्या है, मतलब मेरे जैसी से? मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको देखो, आपका मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू वो भी हुआ, फिर भी आपकी अपेक्षा, मतलब मैंने अपने आप को तो जो कर दिया सो अलग बात है, फिर भी एक छोटा सा होता है ना कि मैं आपसे कहूँ मैं गुजरात में ये कर लीजिए, हम उसको आदेश नहीं कह रहे हैं, हम उसको अपेक्षा भी नहीं कह रहे हैं, हम उसको हो सकता है नियोजन कह रहे हैं, उससे नियोजन हो सकता है, मशवरा हो सकता है। मैं वो भी नहीं देता, और उसके पीछे एक साइंस है कि क्यों नहीं देता। जिनको जो करने में अच्छा लगता है तो वो करेगा या करेगी ही, मतलब आप स्व-विवेक जागृति की बात करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसका विवेक जो जाग जाए, वो स्व-विवेक, मतलब जो उसका विवेक है वो जैसा जागे, जितना जागे, जैसा जागे। दूसरा एक इसमें ये भी है कि जब आप इसके फिलोसॉफी को थोड़ा देखोगे और ज्यादा गहराई से, दर्शन को, व्यवस्था को तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते ही हो, और सिस्टम से तो आप काफी टाइम से जुड़े हुए हो, सिस्टम से जुड़े हुए लोगों से भी आपका संपर्क है, तो वो सारा कंपैरिजन हो गया। फिलोसॉफी के लेवल पे क्या है कि ये पूरी फिलोसॉफी का बेस है वो है इच्छा आधारित अपना जीवन जीवन, क्योंकि उससे ही सुख मिलता है। अब होता ऐसा है कि ऑब्वियसली अगर एक नजर से देखें तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोशल पर्सन इस कॉन्सेप्ट को समझे, जुड़े और वो अपना बेस्ट दे, लेकिन हमें किसी से बेस्ट निकालना, ये प्रक्रिया कॉर्पोरेट हो जाती है, वो वहां पे सोशल फंक्शन नहीं रहता फ्रीडम वाला। तो इसलिए हम इंडिकेट नहीं करते। जैसे हम आज भी संस्था को हम चला रहे हैं और हमने लगभग 50 जितने वॉलंटियर हैं, तो हमने ग्रुप बना रखा है, वॉलंटियर ग्रुप या वॉलंटियर डिस्कशन करके। तो यूएलएम वॉलंटियर डिस्कशन में हम लोग ओपनली डाल देते हैं कि हमें ऐसे पोस्टर की जरूरत है, ऐसे डिजाइन की जरूरत है, वो कौन करेगा वो उनकी मर्जी की बात है। हमने डाल दिया कि ये हमारी नीड है। अब मानो वॉलंटियर में से कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम पैसों से बाहर बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी को फिक्स कर ले, मानो कि आज हम किसी को फिक्स कर ले कि आपको ये करना है, जगत के उद्धार के चक्कर में, हाँ, प्रेशराइज नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उनको फिर प्रेशर बनाना है। वो एक तरह से एंटी डेमोक्रेटिक लगता है आपको वो चीज करना। हाँ, मतलब ये छोटे दल पे तो बाध्य करना जैसा हुई। और इसमें एक चीज है और प्रेम जी की, पूरे जगत को तो हम बाद में सुखी करेंगे। एग्जैक्टली जो यूनिट हमसे कनेक्ट होता है, कम से कम वो तो सुखी हो जाए। वो तो सुखी हो जाए, उसको भी कॉर्पोरेट। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली क्या होता है ना कि लोग किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, अक्सर लोग उनमें से 10 नंबर उठा लेंगे, उनको फोन करके अपने टारगेट में लगा देंगे, बस है ना, या हमें एडमिन बना दीजिए और हम उसमें दिख रहे थे। तो ये एक तरह का मिसयूज है और जबरदस्ती वाली बात है, कॉर्पोरेट बन जाता है पूरा, जैसे टारगेट अचीव करना है बस। एक और प्रश्न है मेरे मन में कि जो करेंसी को लेकर अभी क्रिप्टो करेंसी, हाँ, डिजिटल करेंसी है ना, उसको लेके लोग बड़ा आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
उसकी सफलता को कहाँ तक देखते हैं कि वो सही जा रहे हैं या लोग घबराहट में उसमें जा रहे तो हैं? शेयर मार्केट है, लोगों को जब तक लग रहा है तो लगा रहे हैं, जब वो नुकसान देने लगेगा तो हट जाएंगे। और उससे as such- सचमुच कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो जैसे दूसरा शेयर मार्केट है वैसे शेयर मार्केट है बस। और एज सच वो भी कलेक्टिव वाली प्रोसेस है। कुछ के पास वो बढ़ जाता है तो वो मालिक होता है और वो अपना पावर चलाता है। और हमारा ये जो सिस्टम है इसमें मुद्रा की बात हमारे नहीं सिस्टम है। में मुद्रा है ही नहीं। गैर मुद्रिक सिस्टम। हाँ, ये गैर मुद्रिक सिस्टम है, हाँ। क्योंकि इसके बिना समानता पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी चीज रखो, नहीं तो चाहे समानता मुद्रा को में छोड़ दो, हाँ हाँ मुद्रा को छोड़ के आप कोई चीज रख दोगे, जैसे चेक है, हाँ हाँ। ऐसी भी चीज रख दोगे तब भी वही जिसके पास चेक ज्यादा होंगे बस वही मालिक होगा। नहीं तो न्यायोचित शब्द जो आता है कि समान शिक्षा, ये समान शिक्षा दे दो, आपने कहा समान, आपने बोला समान शिक्षा का मतलब है कि अब अवेलेबिलिटी समान। अवेलेबिलिटी समान है, जिसको जितनी लेनी है ले। जितनी लेनी है ले लो। आज का एक जो अर्थ क्लास है- में जबरदस्ती पढ़ाने वाली बात नहीं है। नहीं, आज का जो अर्थ है समान शिक्षा का वो डिफरेंट है। वो अलग है। जैसे आप कहीं शादी में जाते हैं तो वहाँ पे खाना सबके लिए अवेलेबल होता है, और भाई सबके लिए समान है कि जिसको जितना खाना है, जो खाना है खाओ जाओ, ऐसी समानता है ये हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, Space मतलब के लिए समान। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको अवेलेबल है वैसे ही जैसे किसी को भी अवेलेबल है, आपको जितना तो जो अवेलेबिलिटी को ही व्यवस्था कह रहे हैं कि हमें हाँ, अवेलेबल तो व्यवस्था का मतलब तो अवेलेबिलिटी होती है। आगे का काम तो आदमी करता है, आदमी करता है। भाई आगे का काम तो उपभोक्ता करता है, नहीं उसे कितना यूज करना है। चलिए, आज़ादी को कितने साल हो गए? अभी तो हो गया 77। 77, हाँ। तो पुरानी तो बुढ़िया हो ही गई है व्यवस्था, हाँ, है ना? तो इसका भी समय पूरा हो जाएगा, 100 वर्ष से ज़्यादा क्या होगा? तो इससे क्या पहले हम व्यवस्था आ जाएगी। इसी से, हाँ, हम इतना मतलब इससे पहले अगर हम लोग इस व्यवस्था में से निकल गए। हाँ, काफी चीजें अपडेट हो गई ना। अभी तो देखो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज दूसरा लोगों ये के है कि दिमाग में है। जेमिनी में अभी किसी ने डाला था हाँ कि बेस्ट व्यवस्था जो है वो कौन सी है और यूएलएम उस पर कहाँ कंपैरिजन में है। तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए थे उसने यूएलएम के बारे में। अच्छा, कि ये एक बहुत ही प्रभावी व्यवस्था है, ये वो, और इसके सारे तामझाम बता दिए कि लोग जो है वो शुरू में ऐसा करेंगे लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा समझते जेमिनी ने बता दिया। हाँ, वो जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे इसको आराम से अडॉप्ट करेंगे और ये सारी जड़ों को खत्म कर देगा। डिमका वलीना सब इसका पॉजिटिव। मतलब इतनी रीच हो रही है। हाँ, रीच हो रही है, और अभी एआई और डेवलप हो रहा है 2-3 साल में, क्योंकि एआई ही सबको बताने सबको लगेगा बता कि- देगा, हाँ। हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। क्योंकि डेटा तो हमने क्रिएट करके रख दिया ना, तो डिजिटल पकड़ लेगा। और ये पकड़ कोई लेगा। राजनेता तो है नहीं को हाँ। बोलेगा नहीं भाजपा का कॉन्सेप्ट ही सही राइट है, बात है, सही कांग्रेस बात का है। कॉन्सेप्ट ही राइट वो है। खुद ही बताने एआई लग झूठ जाएगा। नहीं बोलेगा। एआई जो है वो अपना रियल डेटा दे देगा। तो कहेंगे ले तो अच्छी फांसी हमने दे दी एआई दे के, ये तो हमारे ही खिलाफ हो गया है ना। हाँ। चलिए, वो तो खैर वो नहीं, वो खिलाफ नहीं हो गया, खिलाफ भी नहीं है उनको वो। भी बताएगा नहीं कि इसमें आपका भी फायदा है। हाँ, वो सारा भाई अभी भी देखिए एआई विभाग को तो दर्शन थोड़ा समझाना पड़ेगा, मतलब डेटा डालना पड़ेगा अभी प्रॉपर। अगर एआई दर्शन के बेस पे पकड़ लेगा ना और उसने दूसरे फिलोसॉफी के साथ में कंपेयर कर लिया तो फिलोसोफरों का भी समाधान हो जाएगा। ये अभी जैसे वो बात आ रही है निकल के कि बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई है, नेशनल लाइब्रेरी बनी हुई है, तो वहाँ पर भी ऐसी पुस्तकें ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। हाँ, एक बार बन जा सकते हैं, बनी है। लेकिन बात तो रीडर्स की है ना, और वहाँ पे पड़ी रहेगी वहाँ तो पड़ी रहेगी। नहीं, रीडर्स वो ऑनलाइन मिलती है ना, तो रीडर्स तो पढ़ने वाले समाज होगा, उसमें ऑनलाइन लाइब्रेरी में अपलोड करा सकते हैं, है ना। और वो एवरीथिंग इज इन फ्री। अभी देखिए, मानव संसाधन हमारे पास मंत्रालय भी है, ठीक है, सब कुछ है ऑलरेडी बना हुआ। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रशिक्षण के लिए हमें दिल्ली में जगह मिल सकती है अगर अप्लाई करते हैं। जगह जगह पड़ी हुई है जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही मिल सकती है, कॉज वही होना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि सत्ता पक्ष वाली है ही नहीं कोई ऐसी बात, लेकिन क्या इस बातों का आने वाले समय में ऐसा कोई कार्यालय अगर बनाना चाहे या जनता बनाना चाहे, हाँ, बना सकते हैं। हमने बना ऐसा सकती है, हमें जगह थोड़ा हम सा बना देंगे। हमने ऐसा थोड़ा सा सोचा हुआ है पहले भी, खास करके जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कर रहा था शुरू में,
यूएलएम को, तब की बात है कि मुझे ये ख्याल आया था कि सच में एक सिस्टम ओरिएंटेड रिसर्च वाली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें अब तक की जो सभ्यताएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर क्या क्या कैसे बदलाव आया इस पॉइंट को लेकर, और अब आगे का जंप है उसमें क्या क्या चाहिए। वैसे रिसर्च करने वाले लोग अगर अपनी बौद्धिकता इसमें लगा दे प्रॉपरली, तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक और डिफाइन वे में जो है और एक एजुकेशनल वे में ये चीज आगे जाएगी क्योंकि इससे बहुत इसके ऊपर रिसर्च वगैरह भी होगा स्मूथली। हाँ, तो एक ये है कि एक रिसर्च, और क्योंकि जब यूएलएम की डिजाइन में था ना कि उसमें एक मैंने विजनरी विंग बनाया, तो विजनरी विंग में जो है वो बहुत सारे लोग जो विजन रखते हैं, और क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग फिलोसॉफी होती है, सारे पीएचडी जो होल्डर होते हैं वो रिसर्चर होते हैं, और जो नॉन एकेडमिक वे में गए हैं वैसे भी लोग, जैसे प्रेमजी जी ने नॉन एकेडमिक वे में फिलोसोफर बने, उनको कोई डिग्री की नहीं जरूरत है, उन्होंने खोज की, इटसेल्फ इज अ डिग्री। तो इस तरह के भी जो लोग हैं वो भी उसमें एंट्री कर पाए, इस तरह का ओपन स्पेस हो, तब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या है कि एकेडमिक वे में आपको एक जगह पे अपनी अगर आपका जो क्वालिटी है उसको आपको रखना है, या आपका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसको आपको रखना है, तो आपको पहले तो सारी डिग्री सर्टिफिकेट इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसी चक्कर में आदमी 30-35 साल का होता है ना। लेकिन क्योंकि अगर इसको ओपन स्पेस में रखोगे कि कोई भी व्यक्ति जो विजनरी और अपने लेवल पे सोच रहा है, समझ रहा है, वो आके इसमें जुड़ सकता है, तो ये भी एक ओपन मंच जैसा ही हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल एक ओपन मंच हो जहाँ पे उस प्रकार की सारी किताबें हो जिसमें सिस्टम ओरिएंटेड बात खड़ी है, और वो सारी चीजों को लोग पढ़े समझे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा प्रैक्टिकल। ये तो सोचा है, लेकिन अब वो कैसे बनाए, अभी देखना ये है कि जब तक वो नहीं बनता, हाँ, मान लीजिए बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, पहले लोगों ने दान की हुई हैं चीज़ें, जैसे आर्य समाज जब बना है तो लोगों ने बहुत दान करके चीज़ें बनवाई हैं, कुछ खरीदा गया, कुछ जोड़ा गया। ऐसे ही किसी भी सही फिलॉसफी को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें तो उसी का हिस्सा है। लोग ही बनाते हैं। ओशो को भी तो वहाँ दान दे दिया था इतना जो आज पुणे में है ना। तो ये मार्ग तो लोकतंत्र का ही हिस्सा, मतलब लोकतंत्र ही यहाँ से निकलता है, आप ऊपर से नहीं ला सकते। तो उनकी वो आहुति असली ये है कि भाई हमारी तरफ से ये लीजिए, हमारी तरफ से ये लीजिए। अगली पीढ़ी का नहीं पता है ना, यूज उसका जो है प्रॉपर, भाई ये जो काम है ये भी तो अगली पीढ़ी के लिए है। वही है, और इसमें भी वही लोग उसी तरह का सहयोग देंगे जिन्हें वैसा करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, सुखी होते हैं वो। हाँ। ऐसा करने में उन्हें लगता है कि नहीं। अभी मैंने कई दान ऐसे देखे, 2-3 घटनाएं ऐसी थी कि वहाँ पे साउथ में बहुत परेशान होके अपनी वसीयत एक मंदिर के उसमें डाल दी, दान पत्र में, कई करोड़ की, 8-10 करोड़ की, और कहा कि बस मैं तो यहीं शरण में रहूंगा। तो इसका रीजन ये है कि दुखी तो हैं लोग, पर उनके सामने ऑप्शन नहीं है, कहाँ भेजे। और कंटिन्यूअस बरसों से, मतलब सदियों से ये बात बार बार उठाई गई है कि ये माया है, इसमें तुम्हारा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, यही दुख का कारण। ये कॉन्सेप्ट ही पहले तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बहुत मचा रखा है इसने, दिमाग में इतने तक घुस गया है कि इंटेलिजेंट आदमी भी, मतलब जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनता है वो भी ये अभी से सोचने लगता है कि मैं अभी तो देश की सेवा करूंगा 50-60 साल, उसके बाद फिर मस्ती में रहूंगा, वानप्रस्थ ले लूंगा, संसार से बाहर की जो चीजें उसको अचीव करने में जाऊंगा, क्योंकि ये अचीव तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब सोचो, मतलब वो ये नहीं चाहता कि मैं आखिरी समय तक अपनी मानसिकता को एक ग्रोथ में देखूं। वैसे वृद्ध शब्द जो है ना, ग्रोथ में तो छोड़ो, वृद्ध जो शब्द है ग्रोथ में तो छोड़ दो, लेकिन सेवा वाला जो है वो, मैं सोसाइटी के लिए सेवा में रहूं, ये पिक्चर ही नहीं है। उसको ये है कि ये तो अचीव हो गया भाई, और ये लोगों को भी क्या अचीव करना है। अगर वो सेवा भी होता तो भी चल जाता, मैं कुछ देता। अच्छा, अभी जो ये वृद्ध शब्द है, मैं कई बार इस पे गौर करती हूँ कि वृद्ध का मतलब वृद्धि। तो यानी कि जब आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके पास कुछ तो बढ़ना चाहिए। वो उम्र के हिसाब से लोगों के पास दुख बढ़ते हैं कि हम दुख, बेटे ने दुख दिया, फलाने ने दिया।
है, होता है ना। यस, लेकिन मानसिकता के जो खिड़कियां हैं वो खोलने का काम, या कुछ नए कॉन्सेप्ट में जाने का काम, या जो कुछ भी चल रहा है आसपास उसको समझने का साहस, ये वृद्धि है। हाँ, अगर हम बिल्कुल, समझने बिल्कुल। के साहस में जाते हैं, और इसको साहस ना बोल के हाँ। खाली जिज्ञासा बोलो, साहस का विषय नहीं है ये। इंटरेस्ट और उसको चीज को खोजने का वो बना ही रहता है। हाँ, हाँ। देखो, अगर ये फिलोसफी जो मैंने अभी बात उठाई, अगर ये फिलोसफी दिमाग में ना डाली हो कि भाई इससे भी अलग कोई लोक है जिसको पाना है, ये हाँ। तो नश्वर है, दिन का परिणाम, ये जो डाल रखा है, अगर ये ना हो तो भी व्यक्ति जो है उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी। एक ये सिर्फ फालतू जो फिलोसफी है, ये जिज्ञासा को काट दे। ये पॉइंट आपने बताया, जैसे कि घर में कोई कितनी भी अनपढ़ स्त्री हो, पुराने कपड़े से कुछ तो बनाने की कोशिश करती है, यानी कि वो कुछ तो दिमाग खर्च करती है ना। खाना बच जाएगा तो उसका कुछ और बनाएगी, तो उसके पास है दिमाग, भावना भी है। बिल्कुल। तो ऐसे ही वो व्यवस्था को समझने में भी कुछ लगा सकती है दिमाग में। हाँ, आराम से। तो उसको, लेकिन इस अभी की वर्तमान व्यवस्था में उसको एकदम मना कर दिया गया, मना और स्पेस भी नहीं है। और वो अगर मना ना भी करे सारे कोई, दिन तो बेचारी बिजी रहती है। नहीं, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे ना तो परमिशन, लोग ये कहते हैं मेरे बारे में, आपको तो अलाउ कर रखा है, आपको तो अच्छे मिले हैं पति और रोकते नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, रोकते नहीं है, लेकिन मैं जाके पार्लर में नहीं बैठती हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात है मेरी। हाँ, मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, किताबें ऐसे तो पढ़ती फिर हूँ। हजारों स्त्रियों को दे के रखी हाँ, हुई है। तो हमने कहा कि भाई तुम जो करना चाह, बोले हमें तो मजबूरी में करना पड़ता, जब हमें दूसरे काम नहीं करने देते तो हम साड़ियाँ ढूंढते हैं और कपड़े बनाते हैं कि तू बाहर नहीं जाएगी। अभी मैं आसपास की बता रही हूँ, नाम नहीं लूँगी। तो मुझसे कहा हमारा बहुत मन करता है आपकी तरह सोचने का, पर हमारे वालों ने तो ये कह दिया कि भैया बाहर का सोचना है तो बाहर ही चली जा, हैं, फिर घर वर रहने दो। तो वहाँ पर मेरी खुद की स्थिति बड़ी ही दयनीय सी बना दी जाती है। मैं नहीं मानती, मैं अपने को दयनीय नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं अपने दिमाग का यूज़ कर रही हूँ। आज भी मैं कंप्यूटर पे बैठती हूँ, आज भी मैं कुछ लिख सकती हूँ, दैट्स फाइन है, ठीक है। तो बस उतना काफ़ी है कि मैं अभी चल रही हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं जब तक जीऊँ मैं गाड़ी ड्राइव करूँ, मैं लिख सकूँ, मेरे हाथ पैर ना जुड़े, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो अब ऐसे में स्त्री मेरे से सीख के गाड़ी चलाना तो सीख सकती हैं, पर ये जो खुरपेच वाला मामला, ये उनके दिमाग में चाहते हुए भी नहीं आ पा रहा है। आता है तो वो रोक देते हैं। तो उस पुरुष प्रधान सोच में आपकी पुरुषों से क्या अपील है? देखो, ये तो धीरे धीरे ही होगा, मतलब जैसे लोगों में इस बाबत बातें होने लग जाएंगी ना। अपील करके देखिए ना। अपील से नहीं होता। देखो, मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मजबूरी ये व्यवस्था क्रिएट करती है। अच्छा, जैसे एग्जांपल कि आज मेरी मदर है, हाँ, वो 63-64 के अराउंड, ठीक है। अगर मैं किसी व्यक्ति को शादी करके एज अ वाइफ लाऊंगा, तो वो फर्स्ट प्रोसेस मेरा ये रहेगा कि फर्स्ट नीड, जो एक तो नीड मुझे है कि भाई मेरे साथ में वो घूमे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करे, ये वो, लेकिन एक नीड जो वो घर पे है वो तो प्रैक्टिकली बनी हुई है ना, माँ की सेवा। हाँ, तो मैं तो वहाँ पे यही बोलूंगा ना कि भाई आप जो है वो एक बार मेरे साथ घूमने आओ, तो एक बार आप माँ के लिए भी करो, हाँ, है ना। और फिलोसॉफी उस तरह की फ्रीडम वाली भी नहीं है कि मैं 2 वाइफ को लाऊं, कि और, एक माँ और की सेवा अगर करे पत्नी और आपके मेरे साथ में रहना घूमे। चाहे, हाँ, और आप भी रखना चाहे, और माँ को अवॉइड करना पड़े तो हाँ, तो तब फिर उनकी व्यवस्था किसी और से करवानी पड़े, तो वो भी महिला तो इसमें इन्वॉल्व रहेगी ना। मतलब तो अगर महिला दो की बात है पत्नियां तो। ना हो, मान लो 2 पत्नियां नहीं रख सकते या रखना नहीं चाहते, आया रखनी पड़ेगी। तो आय रखनी हाँ, तो लेकिन स्त्री तो वहां पे इन्वॉल्व रहेगी, हाँ, वो किसी और की हो या मेरी हो। मेरी हो। यस, चलिए, माँ की तो आप सेवा करा देंगे, हाँ, और क्योंकि खाना भी बना देगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए मेरे ही हस्बैंड है, उनका त्याग तो बहुत बड़ा है। अगर वो खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं और काम भी करते हैं, तो मानवीय आधार पे या कर्तव्य के आधार पे मन तो करता है कि उनको सहयोग करें। वो मुझे कभी ये नहीं कहते कि ये मत करो।
तो अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेम भी आता है कि भाई कम से कम नहीं रोकते। परंतु जब दूसरी महिलाएं कहती तुम्हें रोकते नहीं है ना, तो वहां लगता है इसने कब्जा कब किया था मेरे ऊपर। नहीं तो वो तो आपकी सोच के कारण आपको, हाँ हो सकता है। बाकी जनरली दूसरी स्थिति नहीं इसको मतलब ये है कि मैंने कब्जा नहीं किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मेरे व्यक्तित्व पे कभी कब्जा नहीं किया। ये बात हम बच्चों को बताते हैं हाँ, ये बहुत कि अच्छी बात है ना, कि मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप अलाउ करते हैं पापा, बल्कि बेटा अलाउ करता है बहू को। बहू खुद उसके सानिध्य में रहना ज़्यादा चाहती है, क्योंकि वो प्यारा भी बहुत है और तर्क भी अच्छा करता है। जब बात करोगे तो लंबी बात भी कर लेगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, चाहे आज मैं उससे नाराज़ होके वो ग्रुप लेफ्ट कर कुछ भी करे, पर मुझे आज भी यकीन है जिस दिन भी मेरे बच्चे थोड़े से भी पेशेंस से बैठेंगे, वो इस चीज़ के बहुत बड़े समर्थक बनेंगे और सारी प्रॉपर्टी को वो बहुत अच्छे से यूज़ भी करने देंगे। ये मुझे उन पर विश्वास है। एक्चुअली क्या होता है कि स्त्रियों को एक सोशल पर्सन, जैसे हमने बताया ना कि रेशियो जो है वो 100, मतलब अगर सोशल पर्सन में मेल मिलेंगे तो 2-5 स्त्रियां मिलेंगी। इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो दोनों में से किसी एक को घर संभालना, सेकंड नंबर पे आर्थिकता का इतना प्रेशर है कि किसी व्यक्ति को मतलब मानने का कि ये व्यक्ति सही है और गलत है का ढांचा ही पूरा बुनियादी अर्थव्यवस्था पे आ गया है। आप अगर एक सोशल पर्सन हो और उसमें भी स्त्री हो, आपको दोनों चीजें चाहिए। तो आपको फ्रीडम चाहिए, आप जो चाहे जिस विषय पे सोच सको, समझ सको और आप इंटरेक्शन से दूर हो सको, कॉमन इंटरेक्शन से जो फैमिली में होती है, उन चीजों से हटना पड़ता है आपको। तो ये स्त्री को एक तो सिस्टम ही अलाउ नहीं करती, फैमिली सिस्टम अलाउ नहीं करती। पर अगर वो हट गई और वो कुछ नहीं कमा रही है, तो इकोनॉमिकली ये मानसिकता आ रही है कि भाई ये स्त्री तो डबल तरह से बोझ है कि ना वो कमा भी रही है, खो रही है, घर भी, ये तो पूरा घर ही खो रही है। ये बन जाता है। लेकिन इसी में जैसे मैंने जो प्रयास किया वो ये किया कि इस मकान को आपके पास प्रॉपर्टी है मान लो, और वो केवल पड़ी है, तो उसमें पड़ी रहने से तो कोई लाभ नहीं है, यूज़ करने से लाभ है। अच्छा चलिए, माता पिता के उसमें रहने से उनका भी, उन्हें भी फ़ायदा है कि भाई कोई है, आते जाते हैं, लखनऊ में है, तो उसका उपयोग आप चाहे तो उसे प्रॉपर्टी की तरह करें, चाहे माध्यम की तरह करें, चाहे संसाधन की तरह करें, वो हमारे यूज़ के ऊपर है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे श्रीमान जी जो हैं, हम लोग पति पत्नी के आधिपत्य में नहीं रहते हैं। हम पता ही नहीं चला कब में कि अरे वो तो मुझे इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। कभी कभार कुछ कह दें तो बात अलग है, ऐसे बोल गए, ऐसे क्यों बोले आप, आराम से बोलो, वो तो ठीक है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता है और शायद मुझे भी नहीं अंदाज़ा है कि मैंने उनको पूरी स्वतंत्रता ये दे रखी है कि मज़े में रहने दो ना, दिक्कत क्या है, पाल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खेती कर रहे हैं, आनंद में तो है कम से कम। हाँ, तो उनकी कम करें ज़्यादा करें, उन्हें सुविधा है। देखो ये तो एक अच्छी बात है कि आप दोनों का उस तरह का मैचिंग है। हाँ, मैचिंग पता नहीं कितना है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा मैचिंग कितना है, मैं सच बताऊं। देखो यूएलएम तो आपके सामने वो बैठे थे उस समय हमारे इंटरव्यू में है, तो मैचिंग ना हो पर मिसमैच कहीं ना कहीं। मैचिंग का मतलब इक्वालिटी वाली बात नहीं है। हाँ, एक ये समानता डिफरेंट थिंग्स है और मैचिंग अलग चीज है। अच्छा, एक ये वाली मैचिंग तो होगी ना कि आप उन्हें स्पेस देते हैं, वो आपको स्पेस। हाँ, यही सबसे बड़ी मतलब मैं शुरू से ही बात थी कि उनको उनकी तरह जीने दे। लेकिन ये मान लिया वो आपको नहीं फ्री स्पेस देते तो भी आपको मतलब फिर संघर्ष करना देखो पड़ता ना। हम हाँ। या आप उन्हें स्पेस नहीं देती तो उन्हें संघर्ष नहीं, करना यहाँ पड़ता। पर शुरुआत में मुझे जब लगा, जब मैं गाड़ी सीख रही थी, मुझे ऐसा लगा इंदु तुम, चलो पहले संस्था थी, फिर राजनीति में ले गए लोग, तो मैंने दूसरे की गाड़ी में बैठोगी, तो मैंने गाड़ी लिवाई। फिर तो गाड़ी लिवाई तो अब ड्राइवर हमारा कभी कुछ, उसके साथ झेलना भी बड़ा मुश्किल। भाई बिना सिगरेट वाला, बिना पान वाला कोई मिले, अच्छा उसमें कोई केयर ना करे तो गुस्सा आए। फिर मैंने कहा चलो यार, बाहर के काम में तो ड्राइवर ले जाते, पर घर के कामों को क्या है बताएंगे ड्राइवर को, या मुझे अपने बच्चों के लिए कहीं लेके जाना है तो सेफ्टी पर्पस भी देखना। तो मैंने जब गाड़ी सीखना शुरू किया
तो मुझे डिमोलाइज थोड़ा सा किया गया। सिंह साहब बोले मैं नहीं बैठूंगा तेरी गाड़ी में। तो मैंने कहा चलो नहीं बैठेंगे, हो सकता है डर लग रहा हो। एक बार तो मैं रोई, पर मैंने कहा नहीं मैं सीखूंगी जरूर। फिर यहाँ से लखनऊ जाते समय, लखनऊ से जाओगी, कोशिश करते हैं टोकने की, थोड़ा सा रोकने की भी, पैर में दर्द है, मुझे डर लगता है, बाहर जाती हो, प्यार हो सकता है, केयर हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि आप, मैं वैसे कार्यक्रमों में तो शायद आप थे, मेरे ख्याल से 2019 में था वो कार्यक्रम। कहाँ था? एक होटल में उनका। हाँ, 19 का था ना, दिसंबर में। ऐसा ही कुछ था, ये हाँ। भी थे। आप भी मिले थे उसमें? रामवीर वाला। हाँ, बाहर से आई थी मैं। वो नोएडा में ही तो था। हाँ, तो मैं उस समय लखनऊ से आई थी और सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे चल गई थी वहाँ से। 2020 में था पहले, हाँ जो भी है, पहली बार तभी कोरोना का लॉकडाउन के बाद बात कर रहा हूँ। कोरोना के बाद थोड़ा सा खुला था ना, किसान आंदोलन चल रहा था। हाँ। तो उस समय पर ये था कि मैं अंधेरे में चलती थी ताकि किसी को पता ही न चले, कोई पीछे न करे, तो प्रिकॉशन लेती थी ऐसे बांध के। तो मैं नहीं सोचती थी, मेरा सोचना क्या था, मेरा सोचना ये था वो बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, अब मेरे काम में उसकी मैं घसीटूँ तो मेरे होने का क्या मतलब है? बिल्कुल है। और अगर मैं सेफ गाड़ी नहीं चला सकती तो मुझे गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? मतलब मुझे कोई तमाशा थोड़ी करना है और मुझे ये दिखाना है कि मैं महिला हूँ, चला रही हूँ, तो भैया पीछे गुंडों को थोड़ी लगाना है। तो मैं हर तरह की सावधानी बरतने में अपने को गतिशील करती रही। नहीं, लेकिन इसमें मैचिंग वाला जो पोर्शन है ना, कि अब लोग कई बार हमारे मुंह से ऐसा सुनते हैं कि मैचिंग का क्या अर्थ है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक मैचिंग एक इक्वालिटी नहीं है कि भाई ऐसा समझो कि चाय पड़ी है, तो मैं एक एग्जांपल, चाय में जैसे क्या है कि दूध, पानी और चाय पत्ती, ये मैचिंग है पूरा, लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं है, बराबर है। क्योंकि दूध और दूध मिक्स करके वो तो दूध ही रहेगा, तो उसमें तो कोई मैचिंग की जरूरत ही नहीं है। मैचिंग का इटसेल्फ मतलब ये है कि कोई दो चीज ऐसी हो मिलती है जो कॉम्बिनेशन से कुछ और बढ़िया क्रिएट, ये है। तभी तो कहा जाता है स्त्री पुरुष का मैच इसलिए कि बच्चा जन्म लेता है, तो वहाँ भी ऐसा। लेकिन अगर नेगेटिव अप्रोच के माता पिता हो जाए तो बच्चा भी ले ले, तो जन्म तो मैचिंग है कि मिसमैच है? वो तो डिपेंड करता है ना कि उस मिक्सिंग से क्या निकल के आया। नेगेटिव निकल आए तो हाँ, कुछ भी निकल सकता है। तो अभी इसका कोई तो वो मिसमैच कहा जाएगा। उस तरह की साइंस होगी कि वो दो डीएनए को मिक्स करके तय करेंगे। नहीं, वो मिसमैच में आ जाएगा। हाँ, वो तो मिसमैच में आएगा। तो मिसमैच को हम हटाते रहेंगे? नहीं, वो तो फिर यूनिवर्सल, उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी ना, उसके लिए भी व्यवस्था है। जैसे ही वो बड़ा होगा और अगर उसका अपने माता पिता से मिसमैच है तो जिनसे मैच होगा वो वहाँ रहेगा। अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोई एग्रेसिव नहीं है माता पिता और बच्चे में एग्रेशन आ गया ज्यादा, नहीं होंगे वहाँ, इनको कोई और बच्चा मिल जाएगा जो इनसे मैच करता होगा, जो इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। देखो एग्जांपल, नहीं मैं समझ में नहीं आया। हाँ, एग्जांपल के रूप में जैसे मेरी मदर है, अब मैंने बताया जैसे 63-64 एज के, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं काम वाली बाई रख सकता हूँ, भोजन बनाने के लिए व्यक्ति, ये ले लीजिए जरा सा सिरप। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि फिर भी जो एक प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए ना, कि कभी उनको रात को मेडिकल कोई इश्यू हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है कि अगर मैं उनके लिए कोई ऐसी हॉस्टल है जो बहुत स्पेसिफिकली सारी चीजों को दे सकती है, मेडिकल सुविधा, फूड का प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड एंड टेकिंग केयर एंड ये, अगर इस तरह की व्यवस्था रख दूं तो फिर वहां पे जो है वो मेरा काम जो है वो मेरे मैचिंग का काम नहीं है, फिर भी वो टेकिंग केयर हो जाएगी उनकी। तो ये ऑप्शंस की बात, ऑप्शंस दे दिए जाए, ऑप्शंस नहीं है, इसलिए जो है वो बर्डन है, वो बर्डन है। हाँ, जब यूएनएम वाला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नाम का जो गतिविधियां है उसको जब ओपन कर लेगा तो उसके बाद में जो है वो मैचिंग अनमैचिंग वाली इश्यू नहीं रहेगी कि ये बेटा इधर क्यों रह रहा है, मेरे पास। हाँ, मतलब एक तरह का सेवा, एक एक्सप्लॉयटेशन भी बन जाती है कई बार। और वो देखो करनी ही पड़ती है, जैसे मुझे मेरे मदर की करनी ही पड़ेगी, मेरे से बच नहीं सकता। औरों की तो चल जाएगा लेकिन माँ से नहीं बच सकते।
नहीं, माँ बाप से भाई कैसे नहीं, बचे? हाँ। क्योंकि उन्होंने देखो मुझे बड़ा भी किया है, उनका योगदान है, सही बात है ना सारा। तो अब वो जो एज अ रिटर्न बैक मेरी भी एक जिम्मेवारी ड्यूटी है। हाँ, तो ये ड्यूटी, लेकिन ये ड्यूटी को और ढंग से भी किया जा सकता है, लेकिन वो व्यवस्था अभी है नहीं। अभी नहीं है, अभी तो हम लोग को वैसे ही कुछ गुजारा करना है। हाँ, जो पैटर्न आ रही है फिजिकल लेवल के blood मतलब जैसे relationship के, मान लो उसमें ही रहना हम पड़ेगा। हैं तो हमें अपने माता पिता के भी काम करने हैं, बीच में इसको भी रखना है ना ये। तो जब वो वाली व्यवस्था आ जाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओपन हो जाएंगे सबके लिए, फिर वहाँ पे ये मामला अभी नहीं अभी रहेगा कुछ कि मैंने बेटा तुम कहीं मेरे पर को मिलने एक नहीं ऐप आता। आया है कि उसमें बुजुर्गों के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं। और तो और एक ऐप ऐसा आ गया हग करने वाला नोएडा में। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी तो चीजें ये हैं। जो इमोशनल लोगों को एकदम वीकनेस आ गई है, मतलब यह लोग ये सब करते हैं तो जो जिन अपनों के साथ आदमी बड़ा होता है और उसके ही बंधन में अपने को मानता है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा सेकंड स्टेप पे दोस्तों को अपना मानता है, तो वहाँ पर हाँ कभी भी हो जाएगा। तो दोनों जगह पर वही अपनापन, विश्वास। मैं आपको इसमें ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, लगभग 3-4 साल हो गए, गुजराती लैंग्वेज में एक मूवी आई थी। ऐसा कि वो माइक आप इधर ऐसा गुजराती लैंग्वेज में एक मूवी आई थी जिसका एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें कुछ ऐसा था कि पति और पत्नी दोनों में से, मानो कि माँ ने अपना बेटा खो दिया है जब छोटी थी वो, ठीक है, और उसने मानो कि वो ज्वाइंट करने से हो जाएगा। नहीं वो है ना, हमारे पास केस है। केस में यहाँ पर हाँ, उसमें चार्जिंग रहती है। लेकिन अभी तो काम कर रहा है, अभी तो वो काम कर रहा है, लेकिन आप बोलोगे तो कम यूज होगा, इसलिए वहाँ पे। हाँ, तो उस मूवी में ऐसा था कि पति पत्नी दोनों में से, जैसे पत्नी है, उसने कोई छोटा बेटा उसका खो गया, 8-10 साल का था और खो गया किसी मेले में, और वो बरसों से उस चीज का अभाव महसूस कर रही है। तो पति है वो हायर करता है ऐसे बेटे को कि आपको बस आना है और इसको एक्टिंग करना है कि मैं वही बेटा हूं जो खो गया था। और वो मूवी में ऐसे 4-5 एग्जाम्पल्स है। एक में किसी की बहन चली गई थी तो वो भाई ऐसे दुखी हो रहा था, इमोशनली अपने आप को अभाव महसूस कर रहा था, है ना। तो वहाँ पे जब ये उनको जब मिलता है और उस प्रकार का वो इमोशनल अटैचमेंट करता है, माँ भी एकदम से तृप्त हो जाती है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया। और वो एकदम से, मतलब लास्ट में मूवी का एंड ऐसा हो जाता है कि लास्ट में ये पता चल जाता है, वो खुद बोल देते हैं कि हम ये इमोशनल ड्रामा कर रहे थे और अगर ये गलत है तो आप हमें माफ़ कीजिएगा। तो लास्ट में वो जो कपल है जिन्होंने इस इमोशनल ड्रामा को करवाया था, मतलब जो हस्बैंड ने करवाया हो और जो वाइफ ने जो है वो सेटिस्फेक्शन फील किया हो कि मेरा बेटा मुझे मिल गया, या किसी भाई ने सेटिस्फेक्शन फील की हो कि मेरा बहन मुझे मिल गई, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि ये झूठा तो झूठा लेकिन सच में हमें कंप्लीशन फील हुआ। ये मूवी जब मैंने देखी, ये हो गया शायद 5-6 साल, तब मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी वो नोट कर रहा था, तो मैंने इसको एक डायरी में मेरे नोट भी कर रखा है, उसका नाम वगैरह भी, कि ये मूवी सच में इमोशनल जो इश्यूज है ना उसको यूएलएम जो रिजॉल्व करेगी, इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ, वो इससे समझ पाएंगे लोग जो बोलते हैं ना कि भाई ना किसी और के बेटे को हम कैसे अपनाएं। अरे नहीं भाई, वो आपको अपना ही लगेगा फिर जब मैचिंग वाला मामला होगा। तो वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आज भी घर के अंदर फैमिली मेंबर ब्लड रिलेशन के अलावा एक वाइफ को शादी करके लाते कि नहीं लाते। जब वो हमारे मैचिंग की होती है तो फैमिली कितनी हंसी खुशी में आ जाती है। वो तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो हमारी नहीं है ना। तो हमने एक रिलेशन को बनाया हुआ है आज भी बरसों से, ब्लड रिलेशन के अलावा, वो है एक वाइफ, एक स्त्री। तो ऐसे हम दूसरे भी रिलेशनशिप को बना सकते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि खाली एक वाइफ को इनकमिंग ही करना है, हम ऐसे आउटगोइंग भी जा सकते हैं किसी और रिलेशनशिप में। ये वाली बात। तो इसमें खैर बहुत सारी और भी बातें हैं। अब देर भी बहुत हो गई है, आप लोग भी थके हैं, मैं भी, मुझे लगता है और ज़्यादा ठीक नहीं है। अगले वीडियो में करेंगे, बिल्कुल, बाकी सुबह करेंगे।
तो आराम करिए। और दूसरा ये कि हमें रातों में मेहनत तो करनी है। हाँ, मजा आता है ये टाइम पे, 10 बजे से रात को 2-3 बजे का टाइम बढ़िया रहता है। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन सबसे भी मैं कहूँगी थोड़ा रात में सोते समय इसको कानों में लगा लिया करिए और देखिए, और फिर सब्सक्राइब भी कराइए सबसे। और इसमें जिस स्तर पे भी आपकी अंतरात्मा जागे और जहाँ पे आपको इसमें इन्वॉल्व होने का मन करे वहाँ इन्वॉल्व होइए। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई अपील भी नहीं है। हाँ, जिसकी कैपेसिटी होगी वो उस तरह कोई से अपील नहीं है इसमें, और कोई आपसे डोनेशन नहीं मांग रहा है। देखो कोई डोनेशन देने वालों का नाम नहीं बता रहा है। जो जैसा फूल होगा ना वो वैसी सुगंध बिखेरेगा वैसा ही करेगा। आप उसको बोलो या नहीं बोलो। तो इसको एक, और जो नहीं है वो बिखेरने नहीं लग मैं जाएगा। इसी के साथ आज का अपेक्षा वो भी करने से। समाप्त करना चाहूंगी कि एक सूत्र है सत्यमेव जयते। इन्होंने कहा कि नहीं झूठमेव जयते, ये वाली किताब जो थी है ना, कि भाई हम तो थक गए, हमने तो इसको अपने कार्ड पे बकायदा लिखवा रखा उन्हें। अच्छा, झूठ में हो जाए। हाँ, तो मैं उनसे कहूंगी आगे फोन पे कि नहीं, सत्यमेव जयते, सत्य को स्वीकार कर, कर्तव्य पे अधिकार कर। यानी कि तुम्हारा जो सत्य है उसी से यहाँ इंट्रोडक्शन है। हाँ, वही जो दयानंद सरस्वती कह गए लिखा है। सत्य को स्वीकार कर, तो सत्य को स्वीकार करने से ही गुजारा हो जाएगा। हमें असत्य को स्वीकार करने की मजबूरी नहीं रहेगी। ठीक है। हाँ, रास्ता थोड़ा चल के रुक गए, या जावेद जी वगैरह जैसे लोग जो है बेचैन तो हुए हैं। अभी तो इस पे चैनल पे नहीं आए ना, फिल्म पे, शायद उनकी भी मजबूरी है, धनवन की मैंने सुना है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें इतने क्रांतिकारी विचारों के कारण काम देना बंद ना कर दिया हो फिल्म इंडस्ट्री ने। तो वही अपील करते हैं, चिंतकों की थोड़ी चिंता करें, चिंतकों की चिंता करें, यूएलएम में जुड़े। और मुंबई के जो भी धुरंधर चिंतक हैं सबसे मैं अपील करती हूँ, कल्पना सरोज जी से तो विशेषकर, हाँ, उनसे तो मेरी इच्छा है। और मैं तो रेखा जी से भी कहना चाहूंगी, जीवन का उद्देश्य दे जाए भाई। हाँ, दुनिया को आप तो इतने ईयर में भी एकदम यंग की तरह एंजॉय कर रहे हो, तो आपको तो पता ही है कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। आप तो इसको जानती हैं। हाँ, जी रही है। तो आप तो इसकी बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है। लोकसभा में बैठ के वो नहीं कर पाएंगी जो इसके साथ आके कर पाएंगी, क्यों? तो खैर आगे चल के हम लोग और कुछ इस पर करेंगे। आज बस इतना ही।